So hello everyone, welcome to EduChats. We will study about sampling in research today. Sampling के बारे में जानते हैं. So you tell me what is sampling. First, we should know what is a sample. Tell me what is a sample. Sample क्या होता है बताइए. What is a sample? Okay. कोई बोल रहे हैं कि population नहीं. What is sample? I'm asking what is a sample? Subset of sample, subset of population जीता कह रहे हैं. Okay, ठीक है. और कोई? We all know, but I want to listen from you. ओके, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द होल पॉपुलेशन. यस, सत्य कह रहे हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पॉपुलेशन. वेरी गुड. बट कोई डिफाइन करेगा व्हाट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉपुलेशन? एग्जैक्टली, यूनिट ऑफ पॉपुलेशन. सैम्पलिंग इज अ प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग सैंपल. ओके, ठीक है. ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉपुलेशन. ओके, ठीक है. कीप आंसरिंग. टू रिप्रेजेंटेटिव. ओके, ठीक है. रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन, सब कह रहे हैं कि एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉपुलेशन, सबसेट ऑफ लार्जर पॉपुलेशन. ठीक है. तो हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं व्हाट इज सैंपल. सैंपल क्या होता है? देखिए, एक होता है पॉपुलेशन. पॉपुलेशन इज योर टारगेट पॉपुलेशन, इसे हम कहते हैं द टारगेटेड ऑडियंस और द टारगेट ग्रुप. द टारगेट ग्रुप टू हुम यू आर टारगेटिंग, द होल टारगेट ग्रुप. ठीक है. पूरा का पूरा जो टारगेट ग्रुप होता है. सर वॉइस क्लियर नहीं है. देखिए, वॉइस बाकी सबको क्लियर हो रहा है, एक बार चेक कर लीजिए. ठीक है, बाकी सबको क्लियर हो रहा है. थोड़ा सा आप लोग वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ाइए और थोड़ा सा अपना ऑडियो चेक कर लीजिए. ठीक है. ओके, ठीक है. तो टारगेट कौन है? टोटल, जिसका जैसे कि कल मैंने बताया था, सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स ऑफ ओडिशा अगर मैं बात करूं तो टोटल टारगेट कौन है मेरा? सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स. ठीक है. सेकेंडरी स्कूल के जितने सारे स्टूडेंट्स हैं वो मेरे पॉपुलेशन है. ठीक है, वो मेरे पॉपुलेशन है. इनमें से मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे थोड़ा सैंपल लेना पड़ेगा. सैंपल क्या होता है? सैंपल इज द सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक एंड प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पॉपुलेशन. क्लियर है? इट इज अ सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पॉपुलेशन. यानी कि यानी कि आपके जितने सारे भी यहाँ पे जितने सारे आपका मतलब कि पॉपुलेशन है, टोटल पॉपुलेशन मान लीजिए आपका 10,000 है. ठीक है, 10,000. आपके 10,000 आपके पॉपुलेशन है. उनमें से सैंपल कौन बनेंगे? उनमें से सैंपल प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए. मतलब उन 10,000 जो भी आपका पॉपुलेशन है, इसको प्रॉपरली रिप्रेजेंट करना चाहिए. यानी कि ऐसा ना हो आपने 1,000 सैंपल मान लीजिए लिया, 1,000 सैंपल यू हैव टेकन, बट ये सिर्फ और सिर्फ कुछ ही लोगों को रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, टोटल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं. ठीक है. तो इनसे क्या प्रॉब्लम होगा आपको? कि आपका जो सैंपल का जो डेटा, यानी जो फाइंडिंग्स, यानी द फाइंडिंग्स ऑफ द पॉपुलेशन विल ओनली बी एप्लीकेबल टू द सैंपल ओनली. इट विल नॉट बी एप्लीकेबल टू द होल पॉपुलेशन. पॉपुलेशन पे ये जनरलाइज नहीं कर सकते हो. ठीक है. सैम्पलिंग, ये सैंपल क्लियर हो गया. और सैम्पलिंग क्या होता है? जस्ट सिंपली सैम्पलिंग इज अ प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग सैंपल्स. ठीक है. काइंडली म्यूट. ठीक है. प्लीज आप लोग बीच में अनम्यूट मत कीजिएगा. ट्राई टू म्यूट योर सेल्फ. ठीक है, ताकि सभी को सुनाई दे और रिकॉर्डिंग अच्छे से हो पाए. ठीक है. तो सिस्टमैटिक साइंटिफिक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड सैंपल. सैंपल को कलेक्ट करने का जो तरीका होता है, जिसको हम टेक्निक कहते हैं, द टेक्निक ऑफ कलेक्टिंग और टेक्निक ऑफ चूजिंग और टेक्निक ऑफ डिराइविंग some samples from out of the population is called sampling. तो इसको हम देखेंगे डिटेल में. सो वेलकम टू आवर चैनल अगेन. तो सैम्पलिंग क्या होता है? सैम्पलिंग इज अ टेक्निक ऑफ डिराइविंग सैंपल फ्रॉम द टोटल पॉपुलेशन. टोटल पॉपुलेशन में से सैंपल डिराइव करने का जो टेक्निक होता है उसको सैम्पलिंग कहा जाता है. सो सैम्पलिंग एक टेक्निक है. ठीक है. तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे देखिए, टोटल जितने भी सारे स्टूडेंट्स हैं, या फिर जो मास है, या फिर आप कह सकते हो टोटल पॉपुलेशन, जितने भी सारे हैं, उनमें से हमें क्या करना है? उनमें से हमें यहाँ पे सैंपल चूज करना है. क्लियर?
यहाँ पे देखिए सैंपल और भी होता है क्या, इज द प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पॉपुलेशन। देखिए यहाँ पे देखिए 3 कलर्स यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है, ये एग्जाम्पल के तौर पे है कि इनमें से बहुत सारे सैंपल है, हम इन्हीं लोगों को लेंगे जो अपने पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लेता हूँ मेरा सैंपल है, मान लीजिए मेरा पॉपुलेशन है जितने सारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, ठीक है, पॉलिटिकल लीडर्स ऑफ इंडिया। तो इनमें जितने भी पॉपुलेशन होंगे, मैं सैंपल किन लोगों को लूंगा, सैंपल उन लोगों को लूंगा जो लोग अपने स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, एमपी एमएलए हैं। तो कुछ सैंपल के तौर पे मैं कुछ एमएलए कुछ एमपी हर एक स्टेट से मैं मान लीजिए 10 एमपी एंड 10 एमएलए को ले रहा हूं। इसका मतलब क्या है, दे विल रिप्रेजेंट देयर स्टेट, दे विल रिप्रेजेंट द पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पॉपुलेशन में से मैं कुछ ही लोगों को डिराइव करूंगा ताकि वो अपने पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर पाए, एंड दे विल बी कॉल्ड एज द सैंपल्स, ठीक है, दे विल बी कॉल्ड एज सैंपल। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो रहा है, यहाँ पे पूरा पॉपुलेशन है, पूरा यूनिवर्स हम इसको बोलते हैं, पूरा पॉपुलेशन पूरा यूनिवर्स है। यूनिवर्स का मतलब यहाँ पे वो विश्व वाला नहीं है, यूनिवर्स यानी टोटल पॉपुलेशन है। उनमें से कुछ सैंपल्स हम चूज करते हैं फॉर रिप्रेजेंटिंग दिस पॉपुलेशन और दिस यूनिवर्स, ठीक है। क्लियर, सैम्पलिंग जो डेफिनेशन है वो क्लियर हो गया। जहां पे क्लियर हो जाता है यस लिख दीजिए एक बार, ताकि कोई डाउट ना रहे मन में, ठीक है, आगे बढ़ेंगे फिर। ओके ठीक है किशोर, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे जीता। तो आगे बढ़ते हैं, यस बहुत अच्छे। तो देखते हैं सैम्पलिंग मेथड और सैम्पलिंग टेक्निक। सैम्पलिंग टेक्निक दो प्रकार के होते हैं, ये सभी को पता है, दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रोबेबिलिटी और रैंडम सैम्पलिंग, और एक होता है नॉन प्रोबेबिलिटी और नॉन रैंडम सैम्पलिंग, ठीक है। अब देखिए प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है, नॉन प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, ये बहुत सिंपल है। प्रोबेबिलिटी का मतलब है ईच एंड एवरी पर्सन और सब्जेक्ट हैज एन इक्वल चांस टू बी सिलेक्टेड, फेयर एंड इक्वल चांस, हम इसको कहते हैं फेयर एंड इक्वल चांस टू बी सिलेक्टेड एज सैंपल, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जब हमारे में से एग्जाम एग्जाम होगा, आप में से जब आप लोगों का रिटर्न होगा, तो आप सभी का इक्वल चांस है टू बी सिलेक्टेड एज पीजीटी और लेक्चरर, यस और नॉट, आप सभी का इक्वल चांस है। क्योंकि आप जब एग्जाम में अच्छा लिखोगे तो आप भी बन सकते हो पीजीटी। अगर कोई बहुत इंटेलिजेंट है लेकिन वो पढ़ नहीं रहा है, तो फिर उसका सिलेक्शन नहीं हो सकता है। इसका मतलब दोज हु विल डू हार्ड वर्क दे विल डेफिनेटली बी सिलेक्टेड। इसका मतलब है यू हैव अ फेयर एंड इक्वल चांस टू बी सिलेक्टेड एज पीजीटी, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर लेक्चरर या बन सकते हो। बट अगर हम ऐसे कर देते हैं कि आप मान लीजिए कोई इंजीनियरिंग का पोस्ट है, कोई इंजीनियर हम ढूंढ रहे हैं या फिर इलेक्ट्रिशियन ढूंढ रहे हैं, क्या आपको वहां पे रिक्रूट किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आप आप में उतना काबिलियत नहीं है, यानी आपके पास वो डिग्री नहीं है। तो जो लोग इलेक्ट्रिशियन है तो हम इलेक्ट्रिशियन को कॉल करेंगे, उसको बुलाएंगे या फिर उसको अपॉइंट करेंगे, yes or not, so you will not have any chance of being selected as electrician or something like that, ठीक है। अभी पीजीटी हो रहा है ना, तो आप लोग एलिजिबल हो। अगर बोलते कि आप लोगों को लॉयर बनना है, क्या आप लॉयर बन सकते हो वहां पे, नहीं बन सकते हो। क्यों नहीं बन सकते हो, यू डोंट हैव दैट मच क्वालिफिकेशन, ठीक है। यानी प्रोबेबिलिटी में सबका चांस होता है, नॉन प्रोबेबिलिटी में नहीं होता है। और एक प्रकार का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होता है यहाँ पे रैंडमाइजेशन, यानी कोई भी बन सकता है पीजीटी। आप में से कौन पीजीटी बोले बनेगा, मैं अगर पूछूं तो आप सभी कहोगे कि सर मैं बनूंगा, मैं बनूंगी, ऐसे कहोगे। क्यों कहोगे, क्योंकि यू ऑल नो दैट एनी ऑफ यू मे बी सिलेक्टेड मे नॉट बी सिलेक्टेड। जो आप में से मेहनत करेंगे, जो आप में से मतलब अपना टैलेंट वहां पे शो करेंगे, वो लोग सिलेक्ट होंगे, जो नहीं करेंगे उनका सिलेक्शन नहीं होगा। तो दे विल बी सिलेक्टेड हु विल बी डूइंग देयर हार्ड वर्क, जो लोग हार्ड वर्क करेंगे उनका जरूर सिलेक्शन होगा। सो यू हैव अ फेयर एंड इक्वल चांस। अगर मैं कहता कि क्लास में मैं कुछ ही लोगों को, मान लीजिए कॉलेज में कोई गेस्ट फैकल्टी हो गया या फिर कोई मैनेजमेंट में किसी को मैं अपना मतलब जॉब दे दूंगा, तो इसका मतलब क्या होता है, उस सिचुएशन में आपको पता है ये सब कुछ, मतलब क्या करते हैं हम लोग, जिसमें कुछ फेयर सिलेक्शन नहीं होता है, वो क्या करते हैं, अपने गाइड हैं तो वो आपको कहीं पे सेट करा देंगे, अपने कोई जान पहचान का है तो वो आपको सेट करा देंगे। तो एक ही सीट है वहां पे, एक ही सीट है, और आपको पता है कि मेरा सीट नहीं होने वाला है, क्योंकि जो टॉपर है उसको सब लोग पसंद करते हैं और उसी का सिलेक्शन होगा बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड के लिए। या फिर जब हमारा कोई प्रोग्राम होता है, तो आपको पता है कि कुछ ही स्टूडेंट्स होते हैं जिनको टीचर बुलाते हैं कि आप यहाँ पे आइए, ठीक है, कहते हैं कि आप यहाँ आइए
और आपका जो काम है वो कराएंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल क्लास में कुछ फेवरेट स्टूडेंट्स होते हैं, उनको टीचर बुलाते हैं कि आप यहाँ पे आइए, कि आपको क्या करना है। मतलब कि मान लीजिए किसी को बुके प्रेजेंट करना है, किसी को कुछ प्रेजेंट करना है, या तो स्टेज पे जाना है, तो वो कुछ ही सिलेक्टेड लोग होते हैं। तो देर इज नॉन प्रोबेबिलिटी और नॉन रैंडमाइजेशन, यानी आपका कोई चांस नहीं है। प्रोबेबिलिटी में सबका चांस है, रैंडमली चूज किया जाता है, मतलब आंखें बंद करके चूज कर सकते हो। नॉन प्रोबेबिलिटी नॉन रैंडम में ऑलरेडी सिलेक्टेड होते हैं, यहाँ पे आपका चांस नहीं है। तो आपको पता है कि यहाँ पे आपका होने वाला है नहीं, ठीक है। तो उसमें प्रोबेबिलिटी में बहुत सारे रैंडमाइजेशन होते हैं, जैसे कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग होता है, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग होता है, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग होता है, क्लस्टर सैम्पलिंग होता है, एरिया सैम्पलिंग होता है, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग होता है। देन इधर होता है जजमेंटल सैम्पलिंग, कन्वीनियंस सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग, पैनल सैम्पलिंग एंड स्नोबॉल सैम्पलिंग, ठीक है। ओके, अब देखिए क्या होता है, यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे स्नोबॉल लास्ट में है, स्नोबॉल सैम्पलिंग भी होता है। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पे सभी प्रकार के जो सैम्पलिंग होते हैं ना जी। वॉइस इज ब्रेकिंग, नाउ इज इट ऑडिबल? नाउ इज इट ऑडिबल? am I audible to all of you? am I audible? Yes, sir. Okay, and my screen is visible? Yes, sir. ओके, ओके देन, ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं। ओके, मुझे बताइए यहाँ तक सबको क्लियर है? ये वाला पोर्शन क्लियर हो गया यहाँ? क्लियर हो गया तो आगे बढ़ेंगे। या ठीक है, विजिबल है, ऑडिबल है, ठीक है। देखिए नेटवर्क का कुछ ठिकाना नहीं है, कभी कभार ऐसे होता रहता है। आप लोग हमेशा कोशिश कीजिएगा, मतलब अच्छे से नेटवर्क पे बैठ जाइए, क्योंकि कभी कभी मेरा भी वही होता है और सभी का यही होता है नेटवर्क का, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, विल रीजॉइन अगेन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। तो बताइए, सिंपल रैंडम से आप लोगों को सब कुछ पता है, लेकिन हम बस डिस्कस कर रहे हैं कि क्या है ये सर सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। सिंपल रैंडम मतलब कुछ करना नहीं है आपको, सिंपली एनीवन, मतलब बहुत सारे पॉपुलेशन है, उनमें से चाहे जिसको भी आप चूज करो, आंखें बंद करें, बस ये ना हो कि आप किसी को जानबूझ के चूज कर रहे हो, ऐसा नहीं है। सिंपल रैंडम यानी रैंडमाइजेशन होगा, वो भी सिंपल, कोई तरीका नहीं, मतलब मेल फीमेल ट्रांसजेंडर की कुछ भी हम अलग नहीं करेंगे। हम ऐसा करेंगे कि आप किसी को भी चूज करो आउट ऑफ द पॉपुलेशन। यानी यहाँ पे भी वही जो मैंने कहा था, बेसिकली अगर बताऊं तो यहाँ पे आप कहोगे कि एनी वन फ्रॉम द पॉपुलेशन कैन बी सिलेक्टेड और मे बी सिलेक्टेड। पॉपुलेशन में क्या होगा, सभी को लगेगा कि यस, बहुत अच्छे ईशानी कह रहे हैं कि लॉटरी और फिश बाउल मेथड जैसे होता है ना, एक छोटा सा बाउल होता है जिसमें हम लोग चूज करते हैं कोई भी मेथड, या फिर कोई भी किसी का नाम। मान लीजिए आप में से जितने सारे हैं, मैं कहूंगा आप लोग एक नाम चूज कीजिए आउट ऑफ ए बॉक्स, आउट ऑफ ए लॉटरी, आप किसी का भी नाम पिक कर सकते हो। तो वहां पे यहाँ पे जितने पार्टिसिपेंट हैं, इतना नाम लेना तो मेरे लिए तो इतना पॉसिबल नहीं है, फिर भी मैं फटाफट से बोलने वाला हूँ यहाँ पे। क्रोनोलॉजी में अभिषेक, चेतना, दीपक, दीपिका, दीपिका, ईशानी, जीता, किशोर, लिपिका, सॉरी, दीपक, लिटिना, मानसी, मिलन,
मिताली, निष्ठा, प्रतिमा, आरदास, रंजन, रश्मिता, सलीजा, सन्यासी, सरस्वती, सरस्वती महाराणा, सस्मिता, सत्यरंजन, श्रद्धांजलि, शुभश्री, सुश्री, तृप्तिमय, सोनाली। तो जितने सारे हैं मुझे बताइए, आप सभी को ये लगेगा कि शायद मेरा नाम भी आ सकता है इसमें, यस और नॉट? सभी को यही लगेगा, क्यों? क्योंकि रैंडमाइजेशन हो रहा है, वो भी सिंपली, यानी कि यहाँ पे मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि मेल सिलेक्ट होंगे कि फीमेल सिलेक्ट होंगे, और कि या फिर ये भी नहीं कर रहा हूँ कि कौन सिलेक्ट होंगे, मतलब लेटर से सिलेक्ट होंगे कि अपने टैलेंट से सिलेक्ट होंगे। कोई कैसा सिलेक्शन होगा किसी को नहीं पता, रैंडमाइजेशन किसी का भी सिलेक्शन हो सकता है। सो बेसिकली देखा जाए तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग इज अ टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग दैट ensures that each element of the population has an equal and independent chance of being chosen। जो कि मैंने पहले रैंडमाइजेशन का डेफिनेशन बताया था, ये एक प्रकार का प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है जहां पे पॉपुलेशन में से कोई भी सिलेक्शन होने का उसका चांसेस है, वो भी इक्वल चांस और इंडिपेंडेंट चांस है, कोई प्रेशर नहीं। पर इंडिपेंडेंट मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ एनी फैक्ट, इंडिपेंडेंट ऑफ एनी कोटा नहीं, कोई अपना सिलेक्शन क्राइटेरिया नहीं, कोई कंडीशन नहीं, कुछ कंडीशन नहीं है, बस कोई भी सिलेक्शन हो सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई ज्यादा पढ़ा लिखा होगा, कोई ज्यादा एज का होगा, किसी के पास पीएचडी है तो उसका सिलेक्शन होगा, नहीं। जैसे आपका पीएचडी, अभी जो पीजीटी आपका आया है, जो जिसके लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, यहाँ पे सिलेक्शन कोई भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने पीएचडी किया दैट इज एनफ एंड यू कैन ज्वाइन, ऐसा नहीं। ठीक है? या फिर आप 10 साल से पढ़ा रहे हो, यू हैव 10 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस, आपका सिलेक्शन होगा, नहीं। ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी कहते हैं सर उनका तो मतलब ऑलरेडी सिलेक्शन हो चुका है। ऐसा नहीं होता है। यू सिक्योर गुड मार्क्स एंड यू विल गेट अ चांस। अनबायस्ड सिलेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन, वेरी गुड चेतना। यहाँ पे कोई बायस नहीं होता है। कहाँ से बायस करेंगे यहाँ पे? मतलब जैसे होता ना कि अंधा, आप अंधे हो, किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है? तो कोई भी सिलेक्शन हो सकता है, ब्लाइंडली हो सकता है, रैंडमली हो सकता है। ये बहुत सिंपल है, इसको ज्यादा खींचते नहीं है, ठीक है? द फर्स्ट स्टेप इज टू आइडेंटिफाई द एक्सेसिबल पॉपुलेशन एंड एन्यूमरेट और लिस्ट आउट द एलिमेंट्स ऑफ द पॉपुलेशन। एक होता है टारगेट पॉपुलेशन और एक होता है एक्सेसिबल पॉपुलेशन, उसके बाद आता है सैंपल। ठीक है? टारगेट पॉपुलेशन यानी वो सभी लोग जिसको आप टारगेट कर रहे हो, जैसे कि स्कूल स्टूडेंट तो सारे स्कूल स्टूडेंट, अगर ग्रेजुएट्स तो सारे ग्रेजुएट्स, अगर आप बात कर रहे हो अगर एडल्ट एजुकेशन यानी एडल्ट्स के ऊपर तो सारे एडल्ट्स। ठीक है? ये सभी आ सकते हैं इसमें, ये पॉपुलेशन। एक्सेसिबल पॉपुलेशन यानी आप जहां तक एक्सेसिबल आपका एक्सेस है, यानी जिन लोगों को आप ले सकते हो, मतलब जिन लोगों को आप पॉपुलेशन में इंक्लूड कर सकते हो। मान लीजिए आपने पूरे इंडिया में टारगेट किया है, जितने इंडिया में जितने सारे मतलब एडोलेसेंट्स हैं उनको आपने टारगेट किया, तो वो आपका पॉपुलेशन हो गया। लेकिन आप जिन 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 स्टेट्स में जाएंगे या फिर जिन जिन डिस्ट्रिक्ट्स में जाएंगे, वो आपका एक्सेसिबल पॉपुलेशन हो गया, मतलब जहां आप जा सकते हो। अब जहां जाओगे वो सारे स्टूडेंट्स को तो आप लोगे नहीं, यानी सारे स्टूडेंट्स को आप तो सिलेक्ट करोगे नहीं, क्योंकि इतने सारे सैंपल्स आप स्टडी थोड़ी कर सकते हो, इसलिए उनमें से कुछ आप लोगे, यानी 10% और 20% ऑफ दैट पॉपुलेशन यू विल टेक एज सैंपल। सो वो होता है आपका सैंपल। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हम एक्सेसिबल पॉपुलेशन निकालेंगे आउट ऑफ द टारगेट पॉपुलेशन। यहाँ पे है टीपी टारगेट पॉपुलेशन, यहाँ है एपी यानी एक्सेसिबल पॉपुलेशन, और ये है सैंपल। ठीक है? दिस लिस्टिंग इज कॉल्ड सैम्पलिंग फ्रेम। यहाँ पे आपने क्या किया, मतलब पहले आपने पॉपुलेशन में से कुछ एक्सेसिबल पॉपुलेशन चूज किया, उनमें से कुछ आपने सैंपल चूज किया। तो पहले क्या होता है, पहले आप पॉपुलेशन में से एक्सेसिबल पॉपुलेशन चूज करते हो, ठीक है? इसी को कहते हैं सैम्पलिंग फ्रेम, यानी सैम्पलिंग आप फ्रेम करते हो। आफ्टर सैम्पलिंग फ्रेम इज डेवलप अ मेथड इज सिलेक्टेड टू चूज द सैंपल। उसके बाद आप कोई सैम्पलिंग टेक्निक यूज करते हो, जैसे सिंपल रैंडम हो गया, उसके जरिए आप क्या करते हो, आप अपना सैंपल चूज करते हो। तो अगर पूछा जाता है एग्जाम में, एक क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि choosing accessible population out of the target population is called as, और selecting accessible population out of the target population is called as, क्या कहते हैं इसको, सैम्पलिंग फ्रेम कहते हैं। ठीक है? इट इज कॉल्ड एज सैम्पलिंग फ्रेम। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। मुझे बताइए व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रैटा, व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रैटा और स्ट्रैटम? स्ट्रैटा और स्ट्रैटम से आपको क्या समझ में आता है? स्ट्रैटा या फिर स्ट्रैटम से आपको क्या समझ में आता है? बताइए। यस, मेक इट इंटरेक्टिव गाइज, मेक इट इंटरेक्टिव। ठीक है? ऐसे आंसर करेंगे तो। टारगेट पॉपुलेशन एंड एक्सेसिबल पॉपुलेशन सोनाली वो होता है, टारगेट पॉपुलेशन मतलब आप जिसको इंडिकेट कर रहे हो। इंडिकेट क्या कर रहे हो? एडोलेसेंट्स ऑफ इंडिया। जैसे कि आप कहोगे इंटरनेट या फिर इंटरनेट एडिक्शन अमॉन्ग एडोलेसेंट्स ऑफ इंडिया,
तो यहाँ पे जितने सारे एडोलेसेंट्स हैं वो सारे के सारे आपके बन गए कौन, टारगेट। बट एक्सेसिबल, आप तो पूरे इंडिया के सारे एडोलेसेंट्स के पास नहीं जा सकते हो ना। जिनके पास जाओगे, मतलब मान लीजिए आप कुछ एडोलेसेंट्स के पास जा रहे हो 3 स्टेट्स में, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल एंड बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल एंड बिहार, तो ये आपके हो गए एक्सेसिबल पॉपुलेशन। उसके बाद जब आप जाते हो अपने सैंपल के पास, तो वो उड़ीसा के भी सारे नहीं होते हैं, उनमें से कुछ डिस्ट्रिक्ट में कुछ स्टूडेंट्स के पास आप जाओगे, वो है आपके सैंपल। नेमली जब आप 100 या फिर 200 या फिर 1000 जब उनको सिलेक्ट करोगे, वो आपके सैंपल बन जाएंगे। ठीक है। स्टाटा क्या होता है, सिर्फ एक ही आंसर आया है, सुश्री ने कहा ग्रुप होता है स्टाटा। और कोई आंसर नहीं कर पा रहा है? आंसर नहीं करोगे तो पता नहीं चलेगा। ठीक है। स्मॉलर होमोजेनियस ग्रुप, वेरी गुड चेतना, होमोजेनियस ग्रुप होता है, वेरी गुड। ठीक है, वेरी गुड। ग्रुपिंग ऑफ सैम्पलिंग यूनिट्स, स्ट्राटा मींस पार्ट ऑफ समथिंग, ओके स्ट्राटा, ओके ठीक है, ओके ठीक है, ठीक है, ओके, फिर इतना ही आंसर, ठीक है चलिए। स्ट्राटा मतलब होता है यहाँ पे कि होमोजेनियस ग्रुप ऑफ डिवीजन, ग्रुप ऑफ डिवीजन यानी ग्रुप ऑफ डिवीजन। ठीक है। ग्रुप ऑफ डिवीजन का मतलब क्या होता है कि जिस आधार पर हम किसी को डिवाइड करते हैं, जैसे कि स्ट्राटा क्या हो गया, मेल फीमेल, हमने जेंडर के आधार पर मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर जो भी है हमने डिवाइड किया। इकोनॉमी के हिसाब से हमने डिवाइड किया कि बिलो पॉवर्टी लाइन, या फिर पुअर कह सकते हो, पुअर यहाँ पे मतलब मिडिल क्लास, रिच क्लास, ऐसे करके आपने डिवाइड किया। ठीक है। तो मतलब स्ट्रैटा का मतलब होता है डिवीजन या फिर ग्रुप। जब आप किसी चीज को ग्रुप में डिवाइड करते हो उसको स्ट्रैटा कहते हैं। तो स्ट्रैटे मतलब स्ट्रैटिफाइड मतलब कि कुछ स्ट्रैटम में, कुछ ग्रुप में डिवाइड करना, वो भी रैंडमली। मतलब कि वही सिंपल चीज है, इसको हटा दो आप कुछ टाइम के लिए, इसे भूल जाओ, स्ट्रैटिफाइड बस रैंडम सैम्पलिंग हो गया, मतलब वही चीज होगा, वही रैंडमाइजेशन होगा। बट इस बार रैंडम से पहले स्ट्रैटा किया जाएगा, यानी पहले डिवाइड करेंगे फिर स्ट्रैटिफाइड करेंगे। ठीक है। कन्वर्टिंग हेट्रोजेनस टू होमोजेनस ग्रुप, वेरी गुड। हेट्रोजेनस पहले था, पहले मेल फीमेल ट्रांसजेंडर सब लोग थे, ठीक, लेकिन एक ही ग्रुप के अंडर में आते थे। अब हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया, यानी यहाँ पे कर देंगे ये ग्रुप 1, ये ग्रुप 2 और ये ग्रुप 3। यानी ये हो गए मेल, ये हो गए फीमेल, ये हो गए ट्रांसजेंडर। मैंने क्या किया, यहां से मुझे 5 सैंपल लेने हैं, यहां से 5 और यहां से 5 सैंपल लेने हैं। तो इनमें से कोई भी 5, वही रैंडमली इनमें से 5 सिलेक्ट करूंगा, रैंडमली फीमेल से सिलेक्ट करूंगा, रैंडमली ट्रांसजेंडर से सिलेक्ट करूंगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, स्ट्रैटा हो गया, यानी मैंने डिवाइड कर दिया स्ट्रैटा, इनमें से रैंडमाइजेशन होगा, कोई भी मेल स्टूडेंट कोई भी सिलेक्ट हो सकता है, फीमेल स्टूडेंट कोई भी सिलेक्ट हो सकता है, ट्रांसजेंडर स्टूडेंट कोई भी सिलेक्ट हो सकता है। तो इनके अंदर भी कुछ रैंडमाइजेशन हो गया, कोई भी सिलेक्ट हो सकता है, इनके अंदर भी हो सकता है, कोई भी सिलेक्ट हो सकता है, इनमें से भी कोई सिलेक्ट हो सकता है। इट इज अ टाइप ऑफ रैंडम सैम्पलिंग इन विच पॉपुलेशन इज फर्स्ट डिवाइडेड, मैंने कहा था ये डिवीजन होता है। सो इट इज डिवाइडेड इनटू 2 और मोर स्ट्राटा, मोर स्ट्राटा मतलब ग्रुप और सब ग्रुप बिफोर सैम्पलिंग प्रोसेस बिगिंस। ईच यूनिट इज असाइंड वन स्ट्रैटम। देखिए स्ट्राटा का सिंगुलर फॉर्म होता है स्ट्रैटम। बेस्ड ऑन प्रायर नॉलेज अबाउट द यूनिट, बेस्ड ऑन प्रायर नॉलेज मतलब किसी एक आधार पर, किसी एक बेसिस पर, जैसे कि कहा जेंडर, जेंडर के आधार पर, इकोनॉमी के आधार पर, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के आधार पर, किसी भी क्वालिफिकेशन या फिर किसी भी स्ट्रैटम के ऊपर हम इसको डिवाइड करेंगे। देन इंडिपेंडेंट रैंडम सैंपल्स आर सिलेक्टेड फ्रॉम ईच स्ट्रैटम यूजिंग द प्रोसीजर व्हिच इज यूज्ड इन सिंपल रैंडम। वही सिंपल रैंडम में जो प्रोसेस होता है वही होगा, बस पहले हम उनको अलग अलग करेंगे फिर जाकर के हम डिवाइड करेंगे। क्लियर है? क्लियर है तो यस लिख दीजिए, आगे बढ़ेंगे। ओके फाइन, ठीक है, कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग क्या होता है, सिस्टमैटिक, हर एक चीज सिस्टमैटिक तब होता है जब उसका कोई एक फिक्स्ड प्रोसीजर होता है। सिस्टमैटिक जैसे कि क्लास 1 के बाद क्लास 2 आए, क्लास 3, ऐसा नहीं है कि क्लास 3 के बाद क्लास 6 में आप आ गए थे, ऐसे हुआ था क्या आपके साथ? नहीं। इट इज वेरी सिस्टमैटिक, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके हम आगे जाते हैं। ऐसे नहीं है कि आप सडनली मतलब क्लास 3 के बाद सीधा आप क्लास 6 में आते हो, ऐसा नहीं है। देर इज अ सिस्टम, देर इज अ फिक्स्ड प्रोसीजर। आप ये कह सकते हो कि आप में क्या है, पहले आपका एक सिस्टम होना चाहिए। सिस्टम मतलब क्या होता है, इट हैज सम फिक्स्ड हायरार्की, इट हैज सम फिक्स्ड प्रोसीजर। ठीक है। दिस इज समटाइम्स कॉल्ड सैम्पलिंग बाय रेगुलर इंटरवल, इसे याद रखेंगे। पूछा जाता है, क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, क्योंकि कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो विच सैम्पलिंग इज नोन एज
सैम्पलिंग बाय रेगुलर इंटरवल। रेगुलर इंटरवल का मतलब है, इंटरवल मतलब गैप, जैसे कि सेकंड, फोर्थ, सिक्स्थ, यहाँ पे कितना गैप हो रहा है, रीजनिंग वाला चीज है, यहाँ पे गैप हो रहा है 2 का, तो नेक्स्ट क्या होगा, तो डेफिनेटली 8 होगा, क्योंकि 2 का गैप हो रहा है। तो ये रेगुलर इंटरवल, तो सिस्टमेटिक, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मेथड इज ऑल्सो नोन एज स्यूडो सिंपल रैंडम सैंपल, इसको ऑल्सो इट इज कॉल्ड स्यूडो सिंपल रैंडम सैंपल। ये भी पूछा जा सकता है, किसको हम कहते हैं, स्यूडो सिंपल रैंडम सैंपल। ठीक है, क्यों, क्योंकि एज दे हैव प्रॉपर्टी सिमिलर टू रैंडम सैंपल, यहाँ पे रैंडमाइजेशन होगा, वही रैंडमाइजेशन, जैसे कि अगर मैं कहूं, यहाँ पे हम एग्जांपल लेंगे बाद में, पहले ये सुन लीजिए। सिस्टमैटिक सैंपल इज सिलेक्टेड बाय फर्स्ट लिस्टिंग द पॉपुलेशन। पहले हमने पॉपुलेशन, अपने स्टैटिस्टिक्स तो जरूर किया होगा, स्टैटिस्टिक्स में हम क्या करते हैं, जब हमारे पास कोई डिस्ट्रीब्यूशन दिया जाता है, किसी का मार्क, मान लीजिए किसी ने 22 रखा है, किसी ने 26 रखा है, किसी ने 21 रखा है, किसी ने मान लीजिए 25 रखा है, इसको आपको क्या करना है, स्टैटिस्टिक्स में चाहे मीन, मीडियन, मोड जो भी आप कैलकुलेट करते हो, पहले क्या करते हो, पहले आप इसको क्रोनोलॉजी में सजाते हो। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में 21, 22, 25, 26, पहले ये करते हो कि नहीं करते हो। उसके बाद आप क्या करते हो, फिर आप सिलेक्ट करते हो क्या करना है ऑपरेशन, मीन मीडियन मोड के लिए। वैसे ही यहाँ पे करना है, पहले आपको सिस्टमेटिक सैम्पलिंग में फर्स्ट लिस्टिंग द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन को ऐसे सीरियली लिख देना है, चूजिंग अ रैंडम स्टार्ट टू सिलेक्ट द nth नंबर। यहाँ पे आप सिलेक्ट कीजिए कि आप किसको सिलेक्ट करने वाले हो। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ फर्स्ट, मतलब सब ऑड नंबर्स, मैं चाहता हूँ ऑड नंबर को सिलेक्ट करना, ऑड नंबर मतलब 21, 25, इसको सिलेक्ट करूंगा। अगर मैं चाहता हूँ इवन नंबर्स को सिलेक्ट करना, इवन रोल नंबर्स जो भी होंगे उनको सिलेक्ट करना, तो 22 और 26। ठीक है, इस तरह से मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे एवरी nth नंबर विल बी सिलेक्टेड, एवरी nth यूनिट, यानी कि जैसे मैं चाहता हूँ ऑड नंबर्स को सिलेक्ट करना, ऑड रोल नंबर, तो जो भी ऑड नंबर के स्टूडेंट है वो खड़े हो जाइए, मैं अगर कहूँ तो कौन कौन खड़े हो जाएंगे, रोल नंबर 1, रोल नंबर 3, रोल नंबर 5, रोल नंबर 7, रोल नंबर 9, ऐसे सिलेक्ट हो जाएंगे। अगर वही चीज मैं करता इवन में, तो 2, 4, 6, 8 ऐसे करके स्टार्ट हो जाता। ठीक है, तो ये बस एग्जाम्पल है कि नंबर वाला, अगर सिस्टमेटिक आप कैसे भी चाह सकते हो, जैसे कि मान लीजिए जो एवरी स्टूडेंट फ्रॉम ए बेंच, बेंच में जो बैठे हुए हैं, मतलब बगल में बैठे हुए हैं, उनमें से किसी को भी आप सिलेक्ट करते हो, तो फर्स्ट बेंच, थर्ड बेंच, इसको एक ग्रुप बना देते हैं, फोर्थ बेंच और सेकंड बेंच, इनको एक आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो ऐसे कहीं पे भी आप nth नंबर लगा के, nth यूनिट लगा के आप सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये सिस्टमैटिक होता है। और ये सिस्टमैटिक क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी फिक्स्ड क्राइटेरिया है, या तो ऑड नंबर या तो इवन नंबर। ठीक है, क्लियर है। वंस इट इज क्लियर वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, ये कौन सा है, ये है क्लस्टर सैंपलिंग। क्लस्टर में क्या होता है, क्लस्टर, व्हाट डू यू मीन बाय क्लस्टर, क्लस्टर क्या है बताइए। यस, एनीवन, क्लस्टर क्या होता है। क्लस्टर बेसिकली हम लोग, जो लोग ऑलरेडी टीचर हैं उनको पता होगा, ये क्लस्टर होता है, स्कूल का क्लस्टर होता है, स्कूल्स के क्लस्टर होते हैं। क्लस्टर का मतलब क्या होता है, बंच ऑफ समथिंग, वेरी गुड, अ जोग्राफिकल एरिया, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। क्लस्टर, क्लस्टर मतलब सिंपली अगर कहें, क्लस्टर मतलब एक एरिया को हम समझ सकते हैं, एक ग्रुप को समझ सकते हैं, या फिर एक ज्योग्राफिकल लोकेशन को समझ सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे डिनोटेशंस होते हैं। ओके, एरिया वाइज क्लासिफिकेशन, बहुत अच्छे। तो क्लस्टर सैंपलिंग क्या होता है, देखिए, देर इज अ सक्सेसिव रैंडम सैंपलिंग ऑफ यूनिट्स, यानी कि क्लस्टर सैंपलिंग में क्या होता है, सक्सेसिव रैंडम सैंपलिंग, वही रैंडम होता है लेकिन सक्सेसिव होता है, क्योंकि एक के बाद दूसरा आता है। कैसे, द फर्स्ट यूनिट टू बी सैंपल्ड इज लार्ज ग्रुपिंग और क्लस्टर, यानी कि फॉर एग्जाम्पल, और ये बेसिकली कहाँ पे यूज होता है कि बड़े बड़े, जब हम डिस्ट्रिक्ट्स में लेते हैं, बड़े बड़े स्टेट्स में लेते हैं, वहां पे हम क्लस्टर सैंपलिंग करते हैं। मान लीजिए एक क्लस्टर हम कह सकते हैं कि नॉर्दर्न क्लस्टर। ठीक है, आपका डिस्ट्रिक्ट हो चाहे वो स्टेट हो, आपका जो पॉपुलेशन है इट इज स्कैटर्ड ओवर ए जोग्राफिकल लोकेशन। ठीक है, मतलब कि आपका जो पॉपुलेशन है वो अलग अलग जगह पे है, तो आप कैसे सिलेक्ट करोगे उनको, सेंसस, वेरी गुड मिताली, सेंसस में ये सब किया जाता है, क्लस्टर। जैसे आपको पता है, आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हो वहां पे नॉर्थ में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, बहुत सारे मतलब पॉपुलेशन है। वैसे अगर देखा जाए
साउथ में भी वैसे हैं, वेस्ट में भी वैसे हैं, और ईस्ट में वैसे हैं। तो आपको क्या करना है, क्लस्टर में डिवाइड कर देना है। मतलब क्लस्टर, नॉर्थ क्लस्टर, साउथ क्लस्टर, ठीक है। या फिर उसमें भी आप डिवाइड करते हो कि मतलब कि कुछ क्लस्टर, कुछ डिस्ट्रिक्ट को मिला दिया और एक क्लस्टर बना दिया, नॉर्थ के कुछ डिस्ट्रिक्ट को मिला करके क्लस्टर बना दिया, साउथ के कुछ मिला करके क्लस्टर बना दिया। अब आप क्या करोगे, उसमें से, उस क्लस्टर में से आप कुछ रैंडम सिलेक्ट करोगे। कौन सा? उनमें से कुछ आप सैंपल चूज करोगे, दैट इज नोन एज क्लस्टर सैंपलिंग। ये एक रैंडम सैंपलिंग ही है, मतलब रैंडम ही सिलेक्ट करना है। मान लीजिए नॉर्थ में आपके 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है। नॉर्थ में 4 डिस्ट्रिक्ट है, तो उनमें से 4 डिस्ट्रिक्ट में से मुझे क्या करना है, मुझे उनमें से 200, 200 सैंपल्स चूज करने हैं। तो वहां पे मैं जो 200 सैंपलिंग, मतलब सैंपल वहां से चूज करूंगा, वो कैसे से करूंगा, वो रैंडमाइजेशन से करूंगा, ठीक है। रैंडमली सिलेक्ट करूंगा 200, लेकिन वही डिस्ट्रिक्ट 4 रहेंगे नॉर्थ में, वैसे साउथ में, वैसे ईस्ट में, वैसे वेस्ट में भी, ठीक है। सो क्लस्टर सैम्पलिंग मे बी नेसेसरी फॉर लार्ज स्केल सर्विस स्टडीज, द चांस ऑफ सैम्पलिंग एरर इंक्रीजेस विथ ईच स्टेज ऑफ सैम्पलिंग। यहाँ पे लेकिन सैम्पलिंग एरर हो सकता है, क्योंकि आपको ये भी पता है कि हमारे इंडिया हो चाहे उड़ीसा का हो, हर एक रीजियन, हर एक क्लस्टर सेम नहीं होता है, ठीक है। जैसे अगर आप बात करो, नॉर्थ साइड के जितने सारे स्टेट्स हैं, वेस्ट साइड के जितने सारे हैं, ईस्ट साइड के जितने सारे हैं, और साउथ साइड के जितने हैं, उन सभी में क्या इकोनॉमी एक प्रकार सा है, सिमिलर है? नहीं है। क्या एजुकेशन सेम है? नहीं है। क्या कल्चर सेम है? नहीं है। तो हर एक चीज, हर एक से दूसरा मतलब डिवाइड होते हैं जब हम, या फिर अगर क्लस्टर करेंगे तो सब में अलग होता है। दे हैव डिफरेंट कल्चर, दे हैव डिफरेंट इकोनॉमी, दे हैव डिफरेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन, दे हैव डिफरेंट जेंडर रेशियो, ठीक है। तो अगर बात करें हर एक प्रकार का इक्वालिटी इनइक्वालिटी यहाँ पे है, तो क्या हम यहाँ पे सैम्पलिंग एरर को डिक्रीज कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि सैम्पल एरर बनेगा, ठीक है। लेकिन इसको इसलिए लिया जाता है क्योंकि ये लार्ज स्केल सर्वे में यूज होता है। सर्वे जब होता है तो एक मतलब एक ही जगह पे हम सारे सर्वे नहीं कर सकते, इसलिए क्लस्टर कर देते हैं, डिवाइड करते हैं, अलग अलग यूनिट्स लेते हैं, अलग अलग एरिया से अलग अलग सैंपल सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद ही आपका क्या होता है, सिलेक्शन हो पाता है, या फिर आप सैंपल कलेक्ट कर सकते हो। तो एग्जाम्पल ले जाते हैं। इन ड्रॉइंग ए सैंपल ऑफ नर्सिंग स्टूडेंट, आप नर्सिंग स्टूडेंट सिलेक्ट करना चाहते हो, तो रिसर्चर माइट फर्स्ट ड्रॉ सम रैंडम सैंपल ऑफ नर्सिंग स्कूल्स ऑफ द कंट्री। इंडिया में जितने सारे नर्सिंग स्टूडेंट हैं, हम यहाँ पे रैंडमाइजेशन उनमें करना चाहते हैं, सिलेक्ट करना चाहते हैं। टू ड्रॉ द स्कूल ऑफ नर्सिंग, रैंडम सिलेक्शन ऑफ स्टेट हैव टू बी डन। पहले आप स्टेट वाइज सिलेक्ट करोगे, हर एक स्टेट से जितने सारे स्टेट हैं उनमें से आप सिलेक्ट करो। हाउ कैन बी मेजर सैम्पलिंग एरर सर? वो बाद में पढ़ेंगे, लेकिन ना सैम्पलिंग एरर यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, सैम्पलिंग एरर हम पढ़ेंगे जब हम स्टैटिस्टिक्स यूज करेंगे। So the usual procedure of selecting general sample of student is first to select state, then city, then district, then school, then student successively। मतलब आपको इंडिया में अगर चूज करना है तो इंडिया में आपको पहले उड़ीसा में आना पड़ेगा, फिर आपको सिटी, यानी जो भी सिटीज आप लेना चाहते हो, या फिर जो डिस्ट्रिक्ट लेना चाहते हो, डिस्ट्रिक्ट में कौन सा सिटी लेंगे, उनमें से कौन सा स्कूल लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया कि आप यहाँ पे पहले क्लस्टर कर लिए, यानी कि इस स्टेट में, उड़ीसा में कोई जाएगा, कोई वेस्ट बंगाल में जाएगा, कोई बिहार में जाएगा, ये सब एक क्लस्टर बना लेंगे, ठीक है। ये एक क्लस्टर है, ये एक क्लस्टर है, ये एक क्लस्टर है। उनमें से फिर से हमने क्या किया, यहाँ से हम क्या करेंगे, कुछ सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से कुछ, यहाँ से कुछ, ठीक है। जैसे होता है ना कि जोन लेवल, एक जोन होता है, पहले आप इंटर स्कूल या फिर इंटर कॉलेज खेलते हो, उसके बाद यूनिवर्सिटी लेवल पे जाते हो, उसके बाद स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाते हो, फिर स्टेट लेवल पे जाते हो। तो ये एक एक क्लस्टर होता है, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। सैम्पलिंग एरर देखिए सिंपल ये होता है कि जब आप सैंपल सिलेक्ट करते हो, इफ योर सैंपल डज नॉट मीट द नेसेसिटी ऑफ योर पॉपुलेशन और इट इज नॉट रिप्रेजेंटिंग द पॉपुलेशन प्रॉपरली, देन इट इज कॉल्ड सैम्पलिंग एरर, ठीक है। यस, एनी डाउट्स? यहाँ तक कोई डाउट या फिर क्लियर है? ओके, ओके, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब आता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग पे, ठीक है। प्रोबेबिलिटी का हो गया खत्म। अब नॉन प्रोबेबिलिटी, नॉन प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे कोई प्रोबेबिलिटी है ही नहीं आपका, ठीक है। यहाँ पे कोई प्रोबेबिलिटी है ही नहीं आपका सिलेक्शन का। अगर मैं कहूँ आप में से कोई डॉक्टर है, अगर मुझे बताइए, डॉक्टर यानी वो जो मरीज ठीक करते हैं, पीएचडी वाला डॉक्टर नहीं, मतलब अगर के कोई एमबीबीएस कर चुका है और डॉक्टर है, बताओ, तो क्या आप बोलोगे कि हाँ सर हम डॉक्टर हैं? नहीं, क्योंकि आई नो दैट नन ऑफ यू हैव डन एमबीबीएस, क्योंकि कोई भी यहाँ पे एमबीबीएस का नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे किसी ने किया ही नहीं है।
तो नॉन प्रोबेबिलिटी का मतलब है आपको पता चल गया कि नहीं हमारा तो काम नहीं है यहाँ पे। अगर मैं पूछूं आप लोगों को कि आप लोगों में से कितने एमएड स्टूडेंट्स हैं पूछूं, तो आप आंसर कर सकते हो क्योंकि यू हैव सम प्रोबेबिलिटी। यहाँ पे नॉन प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, यहाँ पे कोई प्रोबेबिलिटी कोई चांस नहीं है आपका। ठीक है, यानी आप ये कह सकते हो द क्राइटेरिया डज नॉट मीट योर रिक्वायरमेंट। यहाँ पे ऐसे क्राइटेरिया है जहां पे आपका सिलेक्शन तो हो नहीं सकता। डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेटिफाइड एंड क्लस्टर। ठीक है, स्ट्रेटिफाइड एंड क्लस्टर, देखिए स्ट्रेटिफाइड क्या होता है, हम कुछ चीजें होते हैं ना जो कि ऑलरेडी होते हैं, नेचुरल होते हैं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जैसे कि मेल फीमेल, ये स्ट्राटा ऑलरेडी है, ठीक है, इट हैज बिन प्रीफिक्स्ड। बट जब आप क्लस्टर बनाते हो ये एरिया के ऊपर डिपेंड करता है आपका, ये डिपेंड करता है आपके ज्योग्राफिकल लोकेशन पे। ये क्लस्टर मैं कैसे भी बना सकता हूँ। क्लस्टर मान लीजिए, मैं बोला ना कि नॉर्थ में हम चूज करने वाले हैं नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट को, ऐसे भी हो सकता है नॉर्थ में भी दो क्लस्टर बन सके। बहुत सारे अगर डिस्ट्रिक्ट होंगे तो यहाँ पे चार को मिला के एक डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे भी मिला करके चार डिस्ट्रिक्ट। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश एक स्टेट है, यूपी। यूपी में भी दो साइड्स हैं, वेस्टर्न यूपी एंड ईस्टर्न यूपी। किस वजह से, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, यहाँ पे भी बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो ये क्लस्टर है, ये भी एक क्लस्टर है। आई बात समझ में। कुछ स्ट्रैटिफाइड में क्या होता है, हमारे आसानी के लिए और कुछ नेचुरल टेंडेंसीज है जिसके वजह से हमें स्ट्रैटा करना पड़ता है। जैसे कि मेल फीमेल, ये हमने नहीं किया है, ये ऑलरेडी फिक्स्ड है। ठीक है, जैसे कि हम कहेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जो आपका है सो आपका है। जैसे कि लिटरेट्स, इलिटरेट्स, ठीक है। तो ये स्ट्रैटा हमने नहीं किया है, ये ऑलरेडी आपका पोटेंशियल है, ये ऑलरेडी आपका है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि स्ट्रैटिफाइड रैंडम में क्या होता है, द स्ट्रैटा इज ऑलरेडी फिक्स्ड, स्ट्रैटा इज ऑलरेडी फिक्स्ड एंड यू आर जस्ट ऑब्टेनिंग द सैंपल फ्रॉम द स्पेसिफाइड डेट, आई मीन कोटा और स्ट्रैटा। ठीक है, इसका मतलब है कुछ सैंपल्स ऑलरेडी अपने ग्रुप में होते हैं, यू हैव टू जस्ट सिलेक्ट देम। जैसे कि अगर मैं कहूँ स्कूल लेवल स्टडी आप करना चाहते हो, तो वहां पे आपको स्ट्रेटिफाई ये करना पड़ेगा कि पब्लिक स्कूल्स यानी गवर्नमेंट स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल्स, मतलब कि दो स्टाटा आपको करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी ये स्टाटा है, ऑलरेडी इट इज एग्जिस्टिंग इन द सोसाइटी। बट जब आप क्लस्टर करते हो तो वहां पे आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो कि मेरे हिसाब से पहला क्लस्टर ये होगा। यस, रूरल अर्बन जैसे होता है क्लस्टर, मेरे हिसाब से क्या होगा, नॉर्थ के चार डिस्ट्रिक्ट मिला करके कर सकता हूँ। कोई कहेगा नहीं चार नहीं छह कर सकता हूँ मैं, कोई कहेगा छह नहीं मैं आठ कर सकता हूँ, आठ डिस्ट्रिक्ट को मिला के एक क्लस्टर बना लूंगा। ठीक है, क्लस्टर इज डिपेंडेंट अपॉन यू, इट इज आर्टिफिशियल बट इट इज नेचुरल इन द केस ऑफ स्ट्रेटिफाइड। ठीक है, क्लियर है। मल्टी स्टेज सैम्पलिंग मतलब जैसे मैंने कहा ना कि आप अगर इंडिया से कुछ सिलेक्ट करना चाहते हो तो इंडिया, देन स्टेट, देन डिस्ट्रिक्ट, देन आपका सिटी, देन आपका पॉपुलेशन। अगर आपको कोई लोकेट करना चाहेगा, मान लीजिए क्वेश्चन किसने पूछा था, यस चेतना। अगर चेतना को ढूंढना है मुझे तो कैसे ढूंढूंगा मैं, पहले मैं यूनिवर्स में जाऊंगा, फिर अर्थ पे आऊंगा, फिर हम इंडिया में आएंगे, इंडिया के बाद उनके स्टेट में जाएंगे, फिर उनके सिटी डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे, फिर उनके स्टेट में जाएंगे, फिर उनके लोकेशन यानी जो लोकेलिटी में जाएंगे, फिर उनके घर पे जाएंगे। ठीक है, सो इट इज मल्टी स्टेज, स्टेज बाय स्टेज, जैसे आप लोगों का होता है। पहले क्या होगा, लेक्चरर की बात करता हूं, पहले लेक्चरर में क्या होगा, आपका एक रिटन एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, रिटन एग्जामिनेशन के बाद आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी शॉर्टलिस्ट होने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका होगा इंटरव्यू, इंटरव्यू के बाद आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ योर मेरिट। इंटरव्यू के बाद भी बहुत सारे सिलेक्ट नहीं होते हैं, क्यों नहीं होते, क्योंकि उनका मेरिट में नहीं आता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो जो सिलेक्शन होगा इट इज मल्टी स्टेज सिलेक्शन। क्लियर। इज स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग ऑलवेज होमोजेनस, यस होमोजेनस, क्योंकि हेटेरोजेनस से होमोजेनस में हम कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल यूज रैंडम नॉन रैंडम मेथड्स, दैट इज देयर इज बायस इन द सिलेक्शन। देखिए बहुत सारे कहते हैं बायसनेस, बायसनेस नहीं होता है, बायसनेस कुछ नहीं होता है, बायस होता है। ठीक है, देयर इज बायस इन द सिलेक्शन। ठीक है, सब्जेक्टिविटी इन द सिलेक्शन, देयर इज नो ऑब्जेक्टिविटी। और उसके बाद ये भी कहा जाता है कि देर इज नो अश्योरेंस दैट एवरी एलिमेंट हैज अ चांस ऑफ बीइंग इंक्लूडेड। यहाँ पे कोई नहीं कह सकता कि हर एक एलिमेंट यहाँ पे चांस है उसका सिलेक्ट होने में। ठीक है, ये भी आप कह नहीं सकते। ठीक है,
In other words, you can say the researcher cannot estimate the probability that each element will be included in the sample. रिसर्चर ये भी नहीं कह सकता कि यहाँ पे सभी इंक्लूड होंगे, ठीक है। Here researchers bias subjectivity purpose is important for sample selection. यहाँ पे सब्जेक्टिविटी डिपेंड करता है, यानी रिसर्चर के ऊपर डिपेंड करता है कि रिसर्चर किसको सिलेक्ट करेगा। अगर रिसर्चर चाहेगा तो आपको सिलेक्ट करेगा, अगर नहीं चाहेगा तो नहीं सिलेक्ट करेगा। जैसे मैंने कहा था, अगर कोई टीचर अपना फेवरेट स्टूडेंट चुन लिया है तो वो सिर्फ और सिर्फ वो सारे काम फेवरेट स्टूडेंट से कराएगा, नहीं तो वो नहीं कराएगा, ठीक है। ओके, नो इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। यस चेतना, वेरी गुड। बाकी सभी भी आंसर कीजिए, आप लोग तो आंसर नहीं कर रहे हो सभी, ठीक है। कन्वीनियंट और एक्सीडेंटल सैंपलिंग, आपके हिसाब से ये क्या है, मुझे बताइए। यस एनीबॉडी। कन्वीनियंट एक्सीडेंटल इसको हम कहते हैं। ओके, अकॉर्डिंग टू ओन चॉइस वी कैन सिलेक्ट अ सैंपल अकॉर्डिंग टू आवर मूड, मतलब जो हमें सडन मिल जाता है मूड। मूड का तो बात ही नहीं आता है, मतलब इजीली अवेलेबल, यस इजीली अवेलेबल हो जाता है। एलिमेंट्स आर सिलेक्टेड एज पर द कन्वीनियंस, यस सिंपल डेफिनेशन है आपका जीता। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलिए, कुछ लोग तो एटलीस्ट रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, बाकी सब तो नहीं कर रहे हैं। कोई बात नहीं, देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। जितना आप चाहो इंटरेक्टिव बना सकते हो इस सेशन को, उतना अच्छा लगेगा हमें भी। नियरेस्ट कन्वीनियंट सैंपल, ओके ठीक है। कन्वीनियंस का मतलब होता है आपके आसानी के हिसाब से। एक चीज मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, सभी ये सोचते हैं कि जो कन्वीनियंट मतलब जो आपको मिला उसी को ले लेंगे। मुझे एक बात बताइए, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, एग्जांपल के तौर पे ये बता रहा हूँ कि मान लीजिए मुझे सिलेक्ट करने हैं, मान लीजिए सम पॉलिटिकल लीडर्स, स्टूडेंट पॉलिटिकल लीडर्स, ठीक है। मैं चाहता हूँ स्टूडेंट पॉलिटिकल लीडर्स चूज करना। मेरे हिसाब से मैं क्या कुछ इंजीनियर्स को सिलेक्ट कर सकता हूँ? क्या मेरा मेरा ऑब्जेक्टिव था कि उनसे ये पूछना कि मतलब उनका इन्वॉल्वमेंट इन स्टेट पॉलिटिक्स क्या है, ये मैं जानना चाहता हूँ। क्या मैं उन लोगों को ले सकता हूँ जो मतलब नए नए आए हैं पॉलिटिक्स में, या फिर जो सिर्फ और सिर्फ बैक में रहे हैं, कोई मतलब कोई लीडर नहीं रहे, वो सिर्फ और सिर्फ बातें करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, मतलब उनका कुछ ज्यादा रोल नहीं है। क्या उनको हम ले सकते हैं सैंपल में? बताइए मुझे, ये मेरा थोड़ा सा आप लोगों के लिए डाउट है। क्या ले सकते हैं इन लोगों को डाउट, मतलब सैंपल के तौर पे? नो, क्यों नहीं? क्यों नहीं ले सकते हैं सत्यरंजन, क्यों नहीं ले सकते हैं? because this is not purposeful for our collection, so we don't have to use those sample to be ओके, collected. वेरी गुड सत्या। और कोई कहना चाहता है क्यों नहीं ले सकते हैं? कन्वीनियंट मतलब मेरे हिसाब से तो, मैंने कन्वीनियंट, मेरा कन्वीनियंस है, मेरे घर के पास भी बहुत सारे ऐसे मतलब घूम रहे हैं जिनको मैं भी पूछ सकता हूँ कि अरे भाई बता तेरा क्या रोल है, अरे भाई बता तेरा क्या रोल है, किसी को भी पूछ सकता हूँ। तो मैंने कन्वीनियंट वो क्यों नहीं लिया, बताएगा कोई? चलिए मैं ही बता देता हूँ। डाटा कलेक्टेड फ्रॉम देम विल नॉट बी बेनिफिशियल, वेरी गुड ईशानी, बहुत अच्छे। इसमें क्या होता है, प्रॉब्लम ये होगा, सैंपल शुड बी अ पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन, यस दे आर द पार्ट ऑफ द सैंपल, बट उनमें से हम सिलेक्ट नहीं कर सकते। घर के पास भी बहुत सारे ऐसे घूम रहे हैं जिनको हम ले सकते थे, लेकिन हमने क्यों नहीं लिया? इसीलिए कन्वीनियंट सैंपल ये कहता है कि आप अपने सुविधा के अनुसार ले सकते हो, बट एक चीज यहाँ पे क्लियर कर दूं कि द सैंपल्स विल बी सिलेक्टेड as per the objective of the problem और objective of your study। आपका स्टडी का जो ऑब्जेक्टिव है, अगर उसके कन्वीनियंस में आता है तभी आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। फिर से बता रहा हूं कि आपका अगर कोई भी सैंपल ऐसा चूज करना हो कि रूरल, ठीक है, रूरल में से किसी को सिलेक्ट करना है, रूरल एंड अर्बन में आप कंपेयर कर रहे हो स्टूडेंट के बीच में, तो रूरल कोई भी स्टूडेंट आपको मिला, क्या आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो? नहीं कर सकते हो, क्योंकि मान लीजिए स्टूडेंट आपने कहा था, स्टूडेंट, रूरल स्टूडेंट एंड अर्बन स्टूडेंट। तो अर्बन में मैंने एक प्राइमरी बच्चे के साथ बात किया, प्राइमरी मतलब अपर प्राइमरी 6 7 के स्टूडेंट के साथ बात किया था। अब मैं जब रूरल में जाता हूँ, क्या मैं कोई ग्रेजुएट से बात करूंगा? वो भी तो स्टूडेंट है। क्यों नहीं लिया मैंने? क्योंकि माई ऑब्जेक्टिव
इज टू स्टडी स्टूडेंट्स, और यहाँ पे अगर मैं स्कूल स्टूडेंट्स ले रहा हूँ, सेकेंडरी मतलब अपर प्राइमरी स्टूडेंट्स ले रहा हूँ, तो वहां पे भी मुझे अपर प्राइमरी स्टूडेंट्स ही लेना है। यानी कन्वीनियंस एंड एक्सीडेंट्स, यानी जो सैंपल है कन्वीनियंट एंड एक्सीडेंटल सैम्पलिंग विल बी सिलेक्टेड एज सैंपल इफ दे मीट द रिक्वायरमेंट्स और द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडी। ठीक है, अगर ऑब्जेक्टिव को मीट कर रहा है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो कन्वीनियंस सैंपल इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हु आर रेडीली अवेलेबल टू पार्टिसिपेट इन अ स्टडी। मतलब ये ऑलरेडी है पार्टिसिपेट करने के लिए, दे आर वेरी ईगर टू पार्टिसिपेट, बट हमें वो भी देखना पड़ेगा कि कौन यहाँ पे कर सकता है, डेटा हमें दे सकता है, किससे हमारा सैंपल फ्रूटफुल हो सकता है, उन्हीं को लेंगे। दैट इज द चॉइस ऑफ द सैंपल इज लेफ्ट कंप्लीटली टू द कन्वीनियंस ऑफ द इन्वेस्टिगेटर। यहाँ पे इन्वेस्टिगेटर के कन्वीनियंस के हिसाब से। और एक चीज बता दूं, ये कन्वीनियंस वर्ड ही बहुत मतलब आपके लिए कंफ्यूज होगा। मैं आना चाहते हैं, इज इट, क्या ये, अच्छा टारगेट पॉपुलेशन में आना चाहिए, यस टारगेट पॉपुलेशन में तो आना चाहिए, जरूर आना चाहिए, नहीं होगा तो नहीं होगा। कन्वीनियंस का मतलब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे मिस इंटरप्रेट करते हैं, कन्वीनियंस मतलब आप घर बैठे हो, कोई आपके घर से गुजर रहा है, आप उसको बुला रहे हो कि आ जाओ भाई डेटा दे दो, ऐसा नहीं होता है। कन्वीनियंस ऐसे नहीं है कि आराम के हिसाब से, मतलब आपको आसानी हो, वो नहीं होता है कन्वीनियंस। वो कन्वीनियंस होता है कन्वीनियंट टू योर स्टडी, convenient to your objectives, convenient to the purpose of the investigator। समझ रहे हो बात को? तो वो यहाँ पे कन्वीनियंट लिखने का मतलब है कि इन्वेस्टिगेटर जिसको उसको लगे कि इससे मुझे डेटा मिल सकता है, एनी वन, दैट कैन बी एनी वन, कोई भी हो सकता है, लेकिन इनसे मुझे डेटा मिलेगा, इनसे मेरा डेटा फ्रूटफुल होगा, इनसे मेरा डेटा फुलफिल हो पाएगा, ये मुझे डेटा दे सकते हैं, तभी जाकर के मैं उनको स्टडी के हिसाब से लूंगा। ठीक है, कन्वीनियंस यानी ऑब्जेक्टिव के कन्वीनियंस से, सैंपल के कन्वीनियंस से, पर्पस ऑफ द स्टडी के कन्वीनियंस से हमें चूज करना चाहिए विच सैम्पलिंग प्रोसीजर इज मोर सुटेबल फॉर क्वालिटेटिव रिसर्च। सत्य वो तो आप लोग मुझे बताओगे, क्योंकि एज ए रिसर्चर कभी आप ये नहीं कह सकते हो दिस वन इज द बेस्ट वन, बिकॉज आप लोग रिसर्च पढ़े हो, रिसर्च इज एन एक्टिविटी which is done in different perspectives, or you may say different situations. So according to your purpose, according to the outcomes, according to the need of the hour, आपका population का I mean the methodology is selected or the procedure is selected, sampling। ठीक है, मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि किसी किसी जगह पे ऐसा होता है कि कन्वीनियंट सैम्पलिंग इज बेटर, और कहीं पे रैंडम सैम्पलिंग इज बेटर। ठीक है, तो इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, इट डिपेंड्स ऑन द स्टडी। ठीक है, हम ये नहीं कह सकते कि ये प्रोसीजर सबसे बेस्ट है। ठीक है, ये अलग अलग जगहों पे अलग अलग सिचुएशंस होते हैं। ठीक, तो देखिए, तो कन्वीनियंस समझ में आ गया, यही क्लियर करना था मुझे, क्योंकि कन्वीनियंस का मतलब ये नहीं होता है कि आपको जो अच्छा लगे आप ले लो आपके हिसाब से, वैसा नहीं होता है। कन्वीनियंस का मतलब ये होता है कि आप जैसा सोच रहे हो अपने इन्वेस्टिगेशन के ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से, रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स को क्या ये मीट कर पा रहा है, क्या ये रिक्वायरमेंट्स को मीट कर पा रहा है, क्या सैंपल होने के लिए इसके पास उतना मतलब टैलेंट है, या फिर आप ये कह सकते हो कि सैंपल ले तो लूंगा उनको, लेकिन क्या वो मुझे डेटा दे सकते हैं सफिशिएंटली। जैसे कि मैंने बोला ना कि अगर आप कोई हायर एजुकेशन स्टूडेंट लेते हो और यहाँ पे कोई प्राइमरी स्टूडेंट लेते हो या फिर अपर प्राइमरी स्टूडेंट लेते हो, तो यहाँ पे जो अपर प्राइमरी स्टूडेंट था और वहां पे जो हायर एजुकेशन स्टूडेंट था, इन दोनों में मिसमैच हो रहा है। तो यू हैव टू थिंक अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडी एंड देन यू हैव टू सिलेक्ट द सैंपल। ठीक है, for example, investigator want to study the demand for the types of drinks, types of soft drinks, यानी cold drinks। ठीक है, the interview can go for some soft drink shop and can interview shopkeepers who happens to come to that particular shop and ask them question regarding their choice for सॉफ्ट ड्रिंक। यानी कि अगर आपको कन्वीनियंटली लेना है तो आप सॉफ्ट ड्रिंक पर स्टडी करना चाहते हो, अगर आप सॉफ्ट ड्रिंक के दुकान पे जाओगे, जो लोग सॉफ्ट ड्रिंक लेते हैं उनसे अगर पूछोगे तो उनसे आपको डेटा मिलेगा। ऐसा नहीं है कि सॉफ्ट ड्रिंक मतलब जगह आप वाइन शॉप में चले गए, जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं ये कह रहा हूँ, वाइन शॉप पे अगर चले जाओगे तो क्या आपको वहां पे सॉफ्ट ड्रिंक वाले मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। आप बोलोगे सर घर के पास मेरा कोई सॉफ्ट ड्रिंक नहीं था इसलिए मैं कुछ हार्ड ड्रिंक्स के लिए आ गया यहाँ पे सैम्पलिंग लेने के लिए, तो ये नहीं होगा, क्योंकि आपका जो ऑब्जेक्टिव है टू ड्रॉ सैंपल फॉर सॉफ्ट ड्रिंक डिमांड्स के लिए, सॉफ्ट ड्रिंक के लिए आपको चाहिए था डिमांड फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक, तो आपका सैंपल आपको सॉफ्ट ड्रिंक्स दुकान पे ही मिलेगा, चाहे आपका रैंडम हो चाहे आपका नॉन रैंडम हो। तो इसलिए आप ये कह सकते हो कि एक्सीडेंटल सैम्पलिंग जो होते हैं टू सम एक्सटेंट इट इज वेरी मच सब्जेक्टिव, क्योंकि आप वहां पे
किसी भी सॉफ्ट ड्रिंक दुकान पे जा सकते हो, किसी भी दुकान पे, मतलब आस पास में कोई, या फिर कॉलेज के पास कोई, या घर के पास कोई, कहीं पे भी आप जा सकते हो। सो इट इज कन्वीनियंट और एक्सीडेंटल। मान लीजिए कोई सॉफ्ट ड्रिंक लेता ही नहीं है, जिसको गले में प्रॉब्लम है वो नहीं ले रहा है, तो क्या आप रैंडम सैम्पलिंग कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। दोज हु ड्रिंक सॉफ्ट ड्रिंक, उनसे आपको डेटा मिलेगा। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? ओके, क्लियर। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। पर्पसिव और जजमेंटल। यहाँ पे पर्पसिव क्या होता है? यहाँ पे भी वही चीज मैं बोलूंगा आपको, ठीक है? पर्पसिव में भी वही। मुझे बताइए पर्पसिव का, अब मैंने तो एक हिंट आपको दे दिया, तो अब मुझे बताइए पर्पसिव में जो आपका था कि पर्पसिव मतलब आपके पर्पस के अनुसार, तो क्या पर्पस होना चाहिए, क्या जजमेंट हम देंगे, किस हिसाब से ये सैंपल होगा, मुझे आप लोग बताइए। ठीक है? यस एनीबडी? ओके, अकॉर्डिंग टू आवर ऑब्जेक्टिव, वेरी गुड, वी हैव टू सिलेक्ट सैंपल। हमको जो लगेगा ये सही है हमारे स्टडी के लिए, उसको लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव, पर्पस टू मीट ऑब्जेक्टिव। वेरी गुड, तो फिर आप लोगों को समझ में आ गया एक एग्जांपल में कि पर्पस, अगेन पर्पसिव का मतलब हम ये सोचते हैं ना कि मतलब पर्पसिव होना चाहिए, मतलब हमारे पर्पस। अच्छा देखिए, एक इन्वेस्टिगेटर या फिर एक रिसर्चर कभी भी अपने हिसाब से मतलब पर्पस नहीं होगा, मतलब अपने हिसाब से कुछ पर्पस होता ही नहीं है। ठीक है? यानी कि एक रिसर्चर है, आप मुझे बताइए, एक गुड रिसर्चर, एक गुड रिसर्चर कौन होना चाहिए? बताइए कौन रहे। मैं ही बोल दे रहा हूँ कि एक गुड रिसर्चर वो होना चाहिए जिसके पास कोई बायस ना हो, जिसके पास वो स्किल्ड हो, ठीक है, वो डेडिकेटेड हो, ठीक है, और वो जो मतलब रिसर्चर होगा, उसके पास रिसर्च स्किल होना चाहिए। ठीक है? तो यहाँ पे कहाँ ये आ गया कि पर्सनली हम चूज करेंगे मेरे हिसाब से, यानी रिसर्चर के हिसाब से ही हम सब कुछ करेंगे, उसके पर्पस के हिसाब से ही करेंगे? नहीं, इसका मतलब, पर्पस का मतलब होता है द पर्पस ऑफ योर स्टडी, व्हाट यू आर स्टडिंग, व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर स्टडी। तो पर्पस के हिसाब से हम जिसको सिलेक्ट करते हैं, जज करते हैं, उसको हम जजमेंटल सैम्पलिंग कहते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे होता है हैंड पिकिंग। जैसे मैंने कहा था कि हमारे कुछ गिने चुने स्टूडेंट होते हैं, फेवरेट स्टूडेंट्स होते हैं, हम उनको खड़ा करते हैं, बोलते हैं बेटा पानी बोतल ले आओ, बेटा वो अटेंडेंस ले आओ, बेटा जाओ नीचे मैम को बोल दो कि नेक्स्ट क्लास उनका है वहां पे आ जाएं, उनको ये बोल, मतलब ये सब हम क्या कराते हैं, कुछ ही स्टूडेंट्स होते हैं हैंड पिक स्टूडेंट, हम उन्हीं को ही सब कुछ शेयर करते हैं। क्लियर? Purposive or judgmental sampling involves handpicking of subjects. The researcher might decide to purposively select widest possible variety of respondent, or might choose subjects who are judged to be typically population in the question, typical of population in question, or knowledgeable about the issues under study. मान लीजिए आप लोगों ने बहुत सारे तर्क देखे होंगे, यानी जो बैटल होता है प्रेस में, यानी जो टीवी में आप लोग बहुत बार न्यूज में देखते हो, एक तरफ एक ग्रुप होता है, दूसरा तरफ दूसरा ग्रुप होता है, तो दो एक्सपर्ट के बीच में क्या होता है, बैटल होता है। ये आपने सुना होगा, इट इज क्वाइट सिमिलर टू कन्वीनियंट, यस इट इज क्वाइट सिमिलर बट नॉट द सेम। वहां पे क्या होता है, कन्वीनियंस के हिसाब से, यहाँ पे पर्पस के हिसाब से जजमेंट करते हो आप लोग। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, आपको आपके मतलब गांव में, ठीक है, संकीर्तन कराना है, ठीक है, पूजा पाठ कराना है, तो आप क्या करते हो, आपके पर्पस के हिसाब से आप अपने मतलब बुलाते हो, जो पुजारी होते हैं उनको बुलाते हो। वो भी एग्जाम्पल छोड़ दीजिए, अब आप चाहते हो कि आपके घर में एक पार्टी रखी गई है, वहां पे आपका जो देसी खाना होता है ना, वो जो मंदिर वगैरह में होता है, वो खाना बनाया जाए, तो आप किसको बुलाओगे? ठीक है? तो आप किसको बुलाओगे? जो मंदिर में रसोई वगैरह करते हैं, जो काम पता है। मान लीजिए वही रसोई, वही पार्टी हो रहा है कि आपके घर में कोई चाइनीज खाना, मतलब आपका बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा है तो चाइनीज खाना बनाए, क्या उनको बुलाओगे आप लोग? वो भी कुक है, ये भी कुक है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि वो चाइनीज खाने में एक्सपर्ट है और ये इंडियन खानों में एक्सपर्ट है। तो फिर आप किसको बुलाओगे? पर्पस के हिसाब से। ठीक है? अकॉर्डिंग टू द पर्पस यू विल सिलेक्ट द सैंपल्स। ठीक है? तो यहाँ पे जज किया आपने कि ये इसके लिए सही है,
कोई 5 स्टार रेस्टोरेंट से आ रहा है तो ये सही है, ये एक मंदिर से आ रहा है तो ये इसके लिए सही है। तो पर्पसिव और जजमेंटल उस हिसाब से होता है। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इन विच the researcher attempts to identify typical cases whatever is being studied। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्या होता है, रिसर्चर उनको आइडेंटिफाई करता है, वो टिपिकल केसेस को स्टडी करता है या फिर टिपिकल केस को चूज करता है जो उसके लिए डेटा प्रोवाइड कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में मैं किससे पूछूं, किन लोगों से मैं बात करूं, तो मैं उन लोगों से बात करूंगा जो लोग इस काम के लिए या फिर इस काम को उन्हें पता है, इस काम के बारे में उनको नॉलेज है और वो लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आई एम स्टडिंग अ रिसर्च और आई एम कंडक्टिंग अ रिसर्च ऑन द टीचर्स हु आर यूजिंग टी पैक। ठीक है। टेक्नोपेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज जो लोग कर रहे हैं उन पे मैं स्टडी करना चाहता हूँ। ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं उन लोगों को लूंगा जो लोग टी पैक यूज कर रहे हैं, उन टीचर्स को नहीं लूंगा जिन लोगों को मैं, मुझे पता है कि ये लोग नहीं पढ़ा रहे हैं टीपैक के जरिए। तो इसका मतलब है आई विल सिलेक्ट ओनली दोज टीचर्स हु मीट्स माय पर्पस, हु मीट्स और whom आई थिंक दे आर द बेस्ट टू बी सिलेक्टेड एज सैंपल। तो जज किया मैंने कि कौन सिलेक्ट हो सकते हैं और कौन नहीं हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर स्टडिंग कार्डियक पेशेंट्स, फाइंडिंग द टिपिकल कार्डियक पेशेंट्स वुड वन अप्रोच। कार्डियक मतलब जिनको हार्ट का प्रॉब्लम है, तो जिनको हार्ट का प्रॉब्लम है, कार्डियक पेशेंट है, वह उन्हीं लोगों को सिलेक्ट करूंगा क्योंकि उनसे मुझे डेटा मिल सकता है। कोई भी ऐसे पेशेंट को मैं पूछ नहीं सकता क्योंकि कोई आएगा कोई का मेरे घुटनों में दर्द है, मैं उसे पूछूंगा डू यू नो अबाउट सम कार्डियक पेशेंट, तो वो कहेगा मुझे नहीं पता है, मेरा तो घुटनों का प्रॉब्लम है। कोई बोलेगा मेरा सर दर्द कर रहा है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है मुझे, तो न्यूरोलॉजी के साथ कार्डियक का कोई लेना देना नहीं है। सो मेरा पर्पस मीट नहीं हो रहा है। आई होप इट इज क्लियर, क्लियर हो रहा है। बता दीजिए एक बार। ओके। ठीक है। सबको क्लियर हो, आई अज्यूम दैट इट इज क्लियर टू एवरीवन। अगर नहीं हो रहा है तो जरूर बताइए। ऐसा नहीं है कि बस सुनो और बस स्किप करते चलो, ऐसा नहीं है। अगर क्लियर नहीं हो रहा है तो फिर हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में, अच्छे से क्लियर करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है। तो चलिए बहुत अच्छे। अभिषेक, मिलन, सोनाली, प्रकाश, लिटिना सभी आंसर कर रहे हैं यहाँ पे कॉन्टिन्यूअसली। तो चलिए कोटा सैम्पलिंग के बारे में जानते हैं। कोटा, कोटा आप सभी को पता है व्हाट इज कोटा। ठीक है। देर आर सम फिक्स्ड कोटा, जैसे कहते हैं ना कोटा। तो कोटा में से तो हमें लेना ही पड़ेगा। जैसे बहुत बढ़िया एग्जांपल आप ही लोगों में से है कि आप जब एग्जाम अपियर करने से पहले आपने नोटिस देखा होगा, जो सब्जेक्ट है, मान लीजिए एजुकेशन एक सब्जेक्ट है, उनमें मान लीजिए 50 सीट है, तो बताइए कोटा डिवीजन कैसे होता है। 33% वोमेन में चला जाएगा, 15% आपका एससी में चला जाएगा। ठीक है। एससी बीसी में आपका लगभग 10% चला जाएगा या फिर 7.5%, वैसे ही एसटी में चला जाएगा, वैसे पीडब्ल्यूडी में चला जाएगा। तो ये क्या होता है, रिजर्वेशन। यस, रिजर्वेशन आप लोग तो कह रहे हो। तो कोटा का मतलब होता है सम इंपॉर्टेंस इज गिवन टू सम ग्रुप ऑफ पीपल। सभी को कुछ ना कुछ वेटेज दिया जा रहा है, कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, और उसी को हम बोलते हैं कोटा। बहुत अच्छे। तो इसमें क्या होता है, इट इज अ फॉर्म ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इन विच द रिसर्चर यूटिलाइजेस सम नॉलेज अबाउट द पॉपुलेशन टू बिल्ड सम रिप्रेजेंटेटिवनेस इनटू द सैंपल प्लान। यहाँ पे रिसर्च में चले आते हैं, वहां पे नहीं जाते हैं। रिसर्च में क्या होता है, मान लीजिए मुझे डेटा कलेक्शन करना है रिगार्डिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग लर्निंग थ्रू आईसीटी। और आईसीटी इफेक्टिवनेस, आईसीटी के थ्रू पढ़ाने से स्टूडेंट का कितना मतलब इफेक्टिव हो रहा है पढ़ाई। ठीक है। पढ़ाई कैसा इफेक्टिव हो रहा है, स्टूडेंट इफेक्टिवनेस देखना चाहते हैं या फिर स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग देखना चाहते हैं या तो लर्निंग आउटकम्स, लर्निंग आउटकम्स, लर्निंग आउटकम कह सकते हो या फिर स्टूडेंट अचीवमेंट कह सकते हो। ठीक है। मान लीजिए स्टूडेंट अचीवमेंट ही ले जाते हैं, स्टूडेंट अचीवमेंट, स्टूडेंट अचीवमेंट कितना ग्रो कर रहा है वो मैं जानना चाहता हूँ बाय यूजिंग आईसीटी। आईसीटी से पढ़ाने से स्टूडेंट में कितना अचीवमेंट ज्यादा होता है। तो मुझे बताइए, आप ही बताइए मुझे कि मेरा जो सैम्पलिंग रहेगा उनमें टीचर भी होंगे, स्टूडेंट्स भी होंगे, लेकिन मुझे बताइए किससे मुझे ज्यादा फायदा मिलेगा, स्टूडेंट से या टीचर से। इट इज कॉल्ड एज नॉन प्रोबेबिलिटी वर्जन ऑफ स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। यस सर, इट इज लाइक स्ट्रैटिफाइड। यस, ये स्ट्रैटिफाइड की तरह होता है। इज लाइक स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। ये स्ट्रैटिफाइड की जरा होता है, लेकिन जैसे कि मैंने कहा था कोटा इज बिंग क्रिएटेड बाय अस, कोटा हम ही ने क्रिएट किया है, लेकिन स्ट्रैटिफाइड ऑलरेडी होता है। ठीक है। बताइए, मुझे ये बताइए कि आईसीटी का, आईसीटी के थ्रू पढ़ाने से स्टूडेंट का लर्निंग अचीवमेंट ज्यादा होता है या फिर स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग ज्यादा होता है, उनका इंटरेस्ट ज्यादा आता है,
इसका इम्पैक्ट देखना चाहता हूँ, इम्पैक्ट ऑफ आईसीटी टूल्स ऑन द लर्निंग अचीवमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, ये मैं जानना चाहता हूँ। तो मैं किन लोगों को ज्यादा, मतलब कौन ज्यादा मेरे सैंपल बन सकते हैं। यस, वेरी गुड, जीता कह रहे हैं कि स्टूडेंट्स को ज्यादा लेना चाहिए क्योंकि स्टूडेंट ज्यादा अच्छे से बता सकते हैं। क्या मैं टीचर को ना लूं, बताइए मुझे, टीचर को लूं या नहीं लूं, बताइए मुझे। कैन टीचर्स बी सिलेक्टेड एज सैंपल, सैंपल ले सकता हूँ। प्रकाश कह रहे हैं नहीं ले सकता हूँ। क्यों नहीं प्रकाश, क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि वो भी तो आईसीटी से पढ़ा रहे हैं। ईशानी कह रहे हैं बोथ ले सकते हैं, बाकी सब कह रहे हैं बोथ ले सकते हैं, लेकिन प्रकाश कह रहे हैं नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते हैं? क्योंकि आईसीटी से वो पढ़ाते हैं, वो पढ़ाएंगे, वो जितना अच्छा पढ़ाएंगे उतना अच्छा अचीवमेंट होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे डिबेट को खत्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं कि आ, यहाँ पे एक आंसर तो मुझे मिल चुका है कि सर स्टूडेंट लेंगे, टीचर भी लेंगे। यहाँ पे पिक्चर से कुछ समझ में आ रहा है? जितना हम स्टूडेंट लेंगे, मान लीजिए 75% अगर मैंने यहाँ पे स्टूडेंट लिया हुआ है, तो यहाँ पे 25% मुझे टीचर भी लेना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कुछ आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे ज्यादा यहाँ पे कम, यही होता है कोटा। मैंने डिवाइड किया, मुझे लगा कि मेरे स्टडी के हिसाब से स्टूडेंट से ज्यादा पूछना चाहिए बल्कि टीचर से ज्यादा, यानी टीचर को तो पूछना चाहिए लेकिन टीचर को कम पूछना चाहिए और स्टूडेंट को ज्यादा पूछना चाहिए। स्टूडेंट्स आर द बैकबोन्स ऑफ लर्निंग सिस्टम, तो लर्निंग कैसा हो रहा है वो टीचर से ज्यादा तो स्टूडेंट कह सकते हैं। इसलिए मैंने 75% वेटेज दिया अपने स्टूडेंट्स को, 25% वेटेज दिया मेरे टीचर्स को। तो यहाँ पे क्या हो गया, कोटा बना दिया मैंने। ठीक है, the population is divided into several subgroup according to distribution of population in this subgroup। फिर से जितने सारे टीचर्स हैं उनमें से 25 चूज करूंगा, जितने सारे स्टूडेंट्स हैं उनमें से 75% चूज करूंगा। तो अपने जो मैंने 100% सैंपल जो डिवाइड किया था, यहाँ पे ऐसे सिलेक्ट मैं कर सकता हूँ। देन बेस्ड ऑन द प्रोपोर्शन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन द सब ग्रुप, द नंबर ऑफ सैंपल यूनिट फ्रॉम ईच सब ग्रुप आर सिलेक्टेड। पहले उस प्रोपोर्शन में, जैसे कहा 75:25, उस प्रोपोर्शन में मुझे पॉपुलेशन को सब ग्रुप करना है और उनमें से सैंपल सेलेक्ट करना है। ठीक है, टू इलस्ट्रेट वी कैन टेक known distribution in the proportion। You know that women within reproductive age of 15 to 45 year is 17% of the population। Thus, if you are doing an opinion poll on family planning practices, your sample should have 70% of women of 15 to 45 years। आपको पता है कि जो मतलब रिप्रोडक्शन का एज होता है लड़कियों में, यानी जो महिलाओं में जो रिप्रोडक्शन का एज होता है वो 15 से 45 किस उम्र में होता है। ठीक है, और हमें पता है कि टोटल फीमेल का 17%, यहाँ पे बस मैंने एग्जाम्पल के लिए लिखा है 17% ऑफ द पॉपुलेशन आर लाइंग इन 15 to 45 ईयर्स एज। तो मैं जब फैमिली प्लानिंग के ऊपर कोई ओपिनियन करूंगा तो मुझे सैंपल में से 17% वुमेन को लेना पड़ेगा, तो ये कोटा बन गया। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं। लास्ट आता है स्नोबॉल सैंपलिंग। ये बहुत मजेदार होता है, ये सभी को पता है। स्नोबॉल सैंपलिंग होता क्या है? स्नोबॉल मतलब जैसे स्नो में क्या होता है, छोटा एक बॉल मूव करता है, जैसे जैसे वो आगे जाएगा वो उतना उतना बड़ा होता चलेगा, क्योंकि सारे बर्फ को वो इकट्ठा करके आगे जब जाएगा तब वो बड़ा सा बॉल बन जाएगा, क्योंकि इस बीच के जितने सारे बर्फ थे वो इनमें आ गए। ठीक है, और ये बड़ा बनता गया। ठीक है, ठीक है। नहीं 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 नहीं, स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग में तो रैंडमाइजेशन होता है अनिल। स्ट्रैटिफाइड में हमने सिर्फ स्ट्रैटा किया, मेन ओमेन, लेकिन हमने वहां पे ये नहीं रखा कि कितने सिलेक्ट होंगे। यहाँ पे स्ट्रैटा कोई भी सिलेक्ट हो सकता है उनमें से कोई भी, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, कोटा में क्या होता है, कोटा में हमने चूज कर लिया कि 17% को हमें सिलेक्ट करना है, हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया। ठीक है, यहाँ पे हमने फिक्स कर दिया, हमारे हिसाब से हमने किया। ये चेन सैम्पलिंग कहलाता है, नेटवर्क मार्केटिंग कहलाता है। बहुत अच्छे लिटिना, एक्सपीरियंस है आपको फिर। It is a non-probability sampling technique where existing study subject recruit future subject from among their acquaintances। यानी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्या होता है, एग्जिस्टिंग स्टडी सब्जेक्ट्स, यानी कि जो एग्जिस्टिंग स्टडी सब्जेक्ट मतलब जैसे कि अगर मान लीजिए मैं कोई वही कार्डियक डॉक्टर से कुछ क्वेश्चन करना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, पहले एक कार्डियक डॉक्टर के पास जाऊंगा, उनसे कुछ सवाल पूछूंगा, उनसे पूछूंगा क्या आपके कुछ दोस्त हैं, का बोलेंगे हाँ मेरा एक दोस्त है, तो वहां पे जाऊंगा, फिर वो चारों का एड्रेस दे देगा, ये चारों का एड्रेस दे दूंगा, इनसे पूछूंगा। जैसे जय हो मूवी में आपने देखा ना कि कोई एक का मदद करेगी तो उनको बोलो कि 3 लोगों की मदद करें, तो ऐसे अगर 3-3 का मदद करेंगे तो कितने बन जाएंगे। तो यही है स्नोबॉल सैंपल, एक के जरिए और एक से डेटा कलेक्शन करने को स्नोबॉल सैंपलिंग कहते हैं। बहुत अच्छे सोनाली। ठीक है,
तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। एट द सेम सैंपल बिल्ड्स अप इनफ डेटा आर गैदर्ड टू बी यूजफुल फॉर द रिसर्च। जैसे जैसे आप सैंपल को आगे आगे बढ़ाओगे वैसे वैसे आपका जो डेटा है वो इनफ आपको मिलता चलेगा, ठीक है। एग्जाम्पल, इफ अ रिसर्चर इज कंडक्टिंग अ स्टडी ऑन स्टूडेंट पॉलिटिशियंस, वैसे जैसे मैंने कहा था स्टूडेंट पॉलिटिशियन से मुझे डाटा कलेक्शन करना है, व्यू देयर व्यू ऑन वोट बैंक पॉलिटिक्स। जैसे पता है कि आप लोगों को कि ऑलरेडी इलेक्शन के डेटा, इलेक्शन का डेट अनाउंस हो चुका है, तो वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए उनका क्या कहना है, क्या मानना है, अगर मैं कलेक्ट करना चाहता हूँ तो मैं मुझे क्या करना पड़ेगा। वी कैन यूज स्नोबॉल सैम्पलिंग टू रीच सम स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव वन आफ्टर अनदर विथ अ लिंक। एक स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव के पास जाऊंगा, वो मुझे कुछ का डेटा दे देगा, मतलब बोलेगा कि हाँ मेरे पास बहुत सारे दोस्त हैं उनसे भी पूछ लीजिए, इनसे डेटा ले लूंगा और किसी से भी पूछ लूंगा, तो इट विल बी कनेक्टेड वन अमंग अनदर, अ ड्रिंकर नोज अनदर ड्रिंकर। बहुत अच्छे मिलर, मतलब पूरा रियलिस्टिक एग्जाम्पल आप लोग दे रहे हो, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, ऐसे ही आंसर करते चलिए। आगे हम बढ़ते हैं टेक्निक्स ऑफ रिसर्च। देखिए टेक्निक्स ऑफ रिसर्च में आपको पता है बहुत सारे टूल्स होते हैं और टेक्निक्स होते हैं। टूल्स तो बहुत सारे हैं जिसको हम रिसर्च स्टैटिस्टिक्स में पढ़ेंगे। ऑब्जर्व जो टेक्निक्स है वो मैं बता दे रहा हूँ, कुछ टेक्निक्स हैं। ये है, पहले है ऑब्जर्वेशन, ठीक है। जब मैं रिसर्च स्टैटिस्टिक्स पढ़ाऊंगा तब मैं आपको और भी डिटेल में टूल्स पढ़ा दूंगा। अब जो टेक्निक्स है इसको हम खत्म कर देते हैं, ठीक है। क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए, पकड़ने पुलिस का टेक्निक, हाँ हाँ ये तो बहुत अच्छा है। क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए पुलिस का टेक्निक क्या होता है, क्या तुम्हें पता है वो कौन है। वो बोलेगा, क्रिमिनल बोलेगा मुझे नहीं पता है। देखो अगर बता दोगे तो तुम्हें मैं माफ कर दूंगा, ऐसे में कहोगे तो वो दूसरों को भी पकड़ा देता है। बहुत अच्छी मिताली, ठीक है। आपके पास ऑलरेडी एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, मैं बस तो ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ऑब्जर्वेशन क्या होता है, ऑब्जर्वेशन मतलब किसी चीज को फॉर अ लॉन्ग टाइम और फॉर शॉर्ट टाइम, जो भी आपका टाइम पीरियड रहेगा आप उसको स्टडी करोगे, तभी इसको ऑब्जर्वेशन कहलाता है। तो ऑब्जर्वेशन क्या है, तो देखिए ऑब्जर्वेशन इज अ मोर नेचुरल वे ऑफ गैदरिंग डेटा। ऑब्जर्वेशन एक नेचुरल वे होता है, यानी क्या होता है कि आप क्या करोगे कि आप नेचुरली आप इसको स्टडी करोगे। कैसे, क्योंकि ऑब्जर्वेशन मतलब बहुत प्रकार के ऑब्जर्वेशन आगे हम पढ़ेंगे। ऑब्जर्वेशन में क्या होता है, जैसे होता है ना कि आपको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाता है मेडिकल में, ताकि आपके हर एक वो चीज को हम ऑब्जर्व कर सके। आप में क्या चेंजेस हो रहा है, आप में क्या बदलाव हो रहे हैं, क्या आपका हेल्थ बिगड़ रहा है या फिर हेल्थ अच्छा हो रहा है। तो observation is a natural way. There is no artificial sense of observation. It seeks to ascertain what people think and do. यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि लोग क्या सोचते हैं और क्या करते हैं, by watching them in action as they express themselves in various situation and activities. सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है कि अभी बोर्ड का एग्जाम चल रहा है और अभी आप लोगों को पता है बहुत सारे पब्लिक एग्जामिनेशन भी चल रहे हैं। जब एग्जामिनेशन चल रहा है तो वहां पे सीसीटीवी लगाए जाते हैं, क्यों, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं, क्या कोई माल प्रैक्टिस कर रहा है या फिर क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है, ये सब कुछ हम कैसे स्टडी करते हैं, बाय ऑब्जर्विंग देम। हम ऑब्जर्व करते हैं कि क्या सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं। अर्जुना ऑब्जर्विंग आई ऑफ द बर्ड इन द ट्री, ओके। अर्जुन जो ऑब्जर्व कर रहे हैं बर्ड के आंखों पे, एक पेड़ पे उसको, ठीक है निष्ठा, ठीक है बहुत अच्छा, ये भी एक प्रकार का ऑब्जर्वेशन है। आप लोग क्या ऑब्जर्व करते हो, आप लोग ऑब्जर्व करते हो कि मतलब कि मान लीजिए किसी का, मान लीजिए कोई दोस्त है, ठीक है। आप डेली ऑब्जर्व करते हो कि वो डेली हमेशा संडे को कहीं गायब हो जाता है, तो वो कहीं पे तो जा रहा है। आप लोग ये डाउट करोगे कि वो तो कहीं पे तो जा रहा है, हमें बिना बताए कहीं पे तो जा रहा है वो, ठीक है। तो आप उसे ऑब्जर्व करोगे नेचुरली और उसे फॉलो करोगे, तभी पता चलेगा कि वो कहीं पे जा रहा है और कुछ मतलब सही या फिर गलत काम कर रहा है। तो व्हेन यू ऑब्जर्व द पीपल, देन यू कैन वॉच आउट और देन यू कैन फाइंड आउट व्हाट दे आर डूइंग और नॉट। इट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ रियल लाइफ सिचुएशंस बाय द इन्वेस्टिगेटर और ऑब्जर्वर। यहाँ पे रियल लाइफ सिचुएशन के बारे में पता चलता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं टाइप्स पे। टाइप्स क्या है, एक होता है पार्टिसिपेंट वर्सेस नॉन पार्टिसिपेंट। पार्टिसिपेंट मतलब जब आप खुद वहां पे पार्टिसिपेट करते हो, यानी कि एज अ स्टूडेंट आप जब अपने दोस्तों को पार्टिसिपेट करते हुए देखते हो, यानी मान लीजिए जब कुछ घटना घट रही है, जैसे कि आप लोग पढ़ रहे हो, ठीक है, पढ़ाई के वक्त आप देख रहे हो कोई दोस्त है आपका जो पढ़ाई पे बिना ध्यान दिए वो कोई पिक्चर ड्रॉ करता है, हमेशा टीचर का पिक्चर ड्रॉ करता है। सो इट इज पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। व्हाई, बिकॉज यू आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द प्रोसेस वाइल यू आर ऑब्जर्विंग योर फ्रेंड। आप अपने दोस्त को ऑब्जर्व कर रहे हो जो, जबकि आप खुद एक पार्टिसिपेंट हो, ठीक है। नॉन पार्टिसिपेंट में हम पार्टिसिपेंट नहीं है, दूर से ऑब्जर्व कर रहे हैं। मैं क्रिकेट नहीं खेलता, फिर भी जब जो लोग क्रिकेट खेलते हैं वो मैं ऑब्जर्व करता हूँ, देखता हूँ,
दूर से देखता हूँ कि ये जो लड़का है ये बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है, यानी ये नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन है। देन होता है स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन, यानी कि ऑब्जर्वेशन शेड्यूल मेरे पास है, मैंने लिखा है क्या क्या ऑब्जर्व करना है, उसको मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ। स्ट्रक्चर्ड, नॉन स्ट्रक्चर्ड, मेरे पास कुछ ऑब्जर्वेशन करने के लिए कोई शेड्यूल नहीं है, मैं बस ऐसे ही ऑब्जर्व कर रहा हूँ, बस देख रहा हूँ इसको कि ये सब कुछ अच्छा कर रहा है। देन है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, मैं डायरेक्ट खुद जा करके वहां पे ऑब्जर्व कर रहा हूँ। इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, जैसे कि मैं किसी को भेज दिया ऑब्जर्व करने के लिए, किसी को बोला कि वीडियो रिकॉर्ड करके ले आ मेरे लिए, मैं देखूंगा उनको, ठीक है, ये सब इनडायरेक्ट हो गया। फॉर्मल ऑब्जर्वेशन, फॉर्मली नोटिस दिया जाएगा कि फॉर्मली मैं ऑब्जर्व करना चाहता हूँ, ये सब कुछ फॉर्मली होगा, यानी सब कुछ परमिशन लाया जाएगा, ठीक है, ये सब कुछ करूंगा। और एक होता है इनफॉर्मल ऑब्जर्वेशन, मतलब ऐसे ही, मतलब जाते जाते रास्ते में कुछ ऑब्जर्व कर रहा हूँ, क्लास में दोस्तों को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, खेलते हुए किसी को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ऐसे। कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन मतलब जैसे लैब में होता है, लेबोरेटरी में हम सब कुछ अंडर कंट्रोल रखते हैं, आईसीयू में होता है वो अंडर कंट्रोल होता है। व्हेन योर ऑब्जर्वेशन इज अंडर योर कंट्रोल, इट इज कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन, जहां पे हम मैनिपुलेट कर सकते हैं। जैसे कि जैसे लेबोरेटरी में हम लोग एसी का टेम्परेचर, फॉर्मलिन, ये सब यूज करते हैं, या फिर कुछ लिक्विड देते हैं जिससे ये कंट्रोल होता है, ठीक है। अनकंट्रोल मतलब उस ऑब्जर्वेशन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, जैसे कि कोई झगड़ा कर रहा है, दो गैंग झगड़ा कर रहे हैं, आपका उसमें कुछ कंट्रोल नहीं है, आप बस देखते रहते हो, ठीक है। देन आता है इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन और एक है ग्रुप ऑब्जर्वेशन। एक होता है इंडिविजुअल, यानी सिंगल इंडिविजुअल को ऑब्जर्व कर रहे हो, और एक होता है ग्रुप ऑब्जर्वेशन, ग्रुप को ऑब्जर्व करते हो, ठीक है। इसके बाद आता है इंटरव्यू। इंटरव्यू इज ऑल्सो अ टेक्निक, ठीक है। तो टेक्निक क्या होता है यहाँ पे देखिए, फॉर एग्जाम्पल इंटरव्यू क्या होता है, बेसिकली इंटरव्यू किसी एक का तो होगा नहीं, तो इंटरव्यू इज अ टू वे मेथड। टू वे मेथड मतलब ये दो के बीच में होता है हमेशा, ठीक है, दोनों के, मिनिमम दोनों के बीच में होता है। इंटरव्यू जब लिया जाता है, टू वे मेथड होता है, यहाँ पे दोनों के बीच में बातें होती है, विच परमिट्स एन एक्सचेंज ऑफ आइडिया एंड इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे आइडियाज और इन्फॉर्मेशन शेयर होते हैं। As a research technique, the interview is a conversation carried out with the definite purpose of obtaining certain information by means of spoken words. तो स्पोकन वर्ड मतलब जब हम बातें करते हैं, देखिए इंटरव्यू आपने फेस किया होगा या फिर पता भी होगा कि वन टू वन होता है, मतलब एटलीस्ट वन टू वन, मिनिमम एक पर्सन इंटरव्यूअर होगा और एक इंटरव्यू होगा, वीवी, यानी जिससे पूछा जाता है, ठीक है। दो के, इंटरव्यूअर एंड इंटरव्यूई, मिनिमम एक होना चाहिए इंटरव्यूअर और मिनिमम एक इंटरव्यू होना चाहिए, उससे ज्यादा भी हो सकता है, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट को कोई एक पूछ रहा है, इंटरव्यूअर एक इंटरव्यूअर होगा, बहुत सारे इंटरव्यूई होंगे, या फिर उल्टा हो सकता है, बहुत सारे इंटरव्यूअर और एक इंटरव्यूई होता है, जैसे यूपीएससी ओपीएससी में पूछा जाता है, चार पांच पैनल में बैठेंगे और आपको पूछेंगे, ठीक है, वैसे आपका भी होगा लेक्चर, जब आप क्वालिफाई करोगे इंटरव्यू के लिए तब भी पूछा जाएगा, ठीक है। बेसिकली तीन होते हैं, दो सब्जेक्ट एक्सपर्ट, एक मॉडरेटर होता है। दो सब्जेक्ट एक्सपर्ट आपको सब्जेक्ट रिलेटेड पूछेंगे और मॉडरेटर आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछेगा अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। देन आता है टाइप्स ऑफ इंटरव्यू। इंटरव्यू बहुत प्रकार के होते हैं, स्ट्रक्चर्ड होता है, अनस्ट्रक्चर्ड होता है। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू मतलब इंटरव्यू का शेड्यूल आपके पास लिखा हुआ है, क्या क्या पूछना है क्या नहीं पूछना है, ये सब लिखा है। अनस्ट्रक्चर्ड मतलब कुछ लिखा नहीं है, बस मैं आपको पूछ रहा हूँ, इंटरव्यू ले रहा हूँ आपका। क्लिनिकल इंटरव्यू मतलब ये टिपिकल होता है, क्लिनिकल मतलब ही होता है इट इज बेस्ड ऑन सम ऑब्जेक्टिव। क्लिनिकल मतलब कोई चीज का डीप स्टडी, या फिर आप ये कह सकते हो किसी चीज पे हम स्टडी कर रहे हैं ऑन सम पर्टिकुलर बेसिस, जैसे कि सिर्फ और सिर्फ मैं उसका मेंटल इशू जानना चाहता हूँ, तो मैं सिर्फ उसी पे बात करूंगा, मैं उसका पर्सनल लाइफ में मान लीजिए पढ़ाई के बारे में पूछना चाहता हूँ, तो इट इज क्लिनिकल। व्हेन वी स्टडी डीप इनटू ए प्रॉब्लम, इट इज कॉल्ड क्लिनिकल इंटरव्यू, ठीक है। देन आता है ग्रुप इंटरव्यू। ग्रुप में लिया जा सकता है आपका इंटरव्यू, ग्रुप इंटरव्यू। डायरेक्ट इंटरव्यू मैं डायरेक्टली ले सकता हूँ या तो इनडायरेक्टली ले सकता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे ऐसे होते हैं कि मतलब आप सामने बैठते हो, मैं वीडियो कॉन्फ्रेंस में आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ, ठीक है, जैसे कोविड के टाइम में बहुत सारे जगहों पे हो रहा था कि कोविड के दौरान आपका इंटरव्यू कोई मतलब वीसी के थ्रू हो रहा था, वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के थ्रू हो रहा था, ये सब इनडायरेक्ट इंटरव्यू है, ठीक है। लास्ट में आता है प्रोजेक्टिव टेक्निक। प्रोजेक्टिव टेक्निक भी एक प्रकार का टेक्निक है जहाँ पे प्रोजेक्ट किया जाता है। प्रोजेक्ट यानी आप अज्यूम करते हो, क्या अज्यूम करते हो, किसी का पर्सनालिटी, किसी के इंटेलिजेंस को आप अज्यूम कर सकते हो। व्हेन अ रिसर्चर इज कंडक्टिंग एन इन डेप्थ इंटरव्यू or conducting survey through the questionnaire method, he might face some problem in the form of language barrier with the respondent, or literate respondent or illiterate respondent, और social barriers, ठीक है। जब आप क्या करते हो, मतलब कि इंटरव्यू या फिर सर्वे कराते हो या फिर क्वेश्चंस देते हो, तब एक प्रॉब्लम हो सकता है लैंग्वेज का, क्योंकि आप क्वेश्चन इंग्लिश में लिखे हो या तो हिंदी में या तो उड़िया में लिखे हो, लेकिन जो लोग पढ़े लिखे नहीं है, ठीक है, उनके लिए आप क्या कर सकते हो,
या फिर सोशल बैरियर, यानी कि कोई उसके बारे में बात नहीं करना चाहते हो। सपोज फॉर एग्जांपल, आप HIV एड्स जिन लोगों को है उन पे स्टडी करना चाहते हो, क्या वो अपना डेटा देने के लिए वो फील फ्री करेंगे, वो फ्री फील करेंगे? नहीं, दे विल बी एम्बेरेस्ड टू टॉक अबाउट इट। तो वहां पे आप क्या करोगे, वहां पे यहाँ पे बोला गया है, इन ऑर्डर टू ओवरकम सच बैरियर्स फेस ड्यूरिंग एन इंटरव्यू प्रोसेस, द रिसर्चर में रिप्लेस द क्वेश्चन विद द प्रोजेक्टिव टेक्निक। तो यहाँ पे रिसर्चर क्या करेगा, क्वेश्चन के बदले यहाँ पे प्रोजेक्टिव टेक्निक यूज करेगा। प्रोजेक्टिव टेक्निक से आपको कुछ बोलना नहीं पड़ेगा, आप बस अपना जो काम कहा गया वो करिए, आंसर हमें अपने आप मिल जाएगा। इसमें बहुत सारे वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, टैट एंड कैट, थेमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट एंड आपका चिल्ड्रन अपरसेप्शन टेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्टिव टेक्निक्स हैं। यहाँ पे कुछ फिल मतलब गैप फिल करने से, कलर फिल करने से, कोई वर्ड चूज करने से आपका पर्सनालिटी, आपके बारे में पता चल जाता है। तो रिमेंबर अबाउट इट, क्योंकि ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट टेक्निक्स है। ठीक है, जब हम स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे तो हम कुछ टेक्निक्स के बारे में इन डिटेल पढ़ेंगे। क्लियर है प्रोजेक्टिव टेक्निक? तो यहाँ तक अगर क्लियर है, हम क्वेश्चन पे चलेंगे। एक बार लिख दीजिए सर क्लियर है, आगे बढ़ेंगे। ओके, फाइन। ठीक है, मैं देख पा रहा हूँ कि आउट ऑफ 31 स्टूडेंट्स ओनली 5 और 6 आर रिस्पॉन्डिंग, ऑल अदर्स आर नॉट रिस्पॉन्डिंग। सी, इट इज नॉट माई जॉब, इट इज नॉट माई रेस टू द जॉब। ठीक है, आप लोग compete करोगे, आप लोग प्रिपेयर कर रहे हो, आप लोगों में वो एनर्जी चाहिए मुझे। देखिए जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मैं सभी को कह रहा हूं, अगर आप जी जान लगा के प्रिपेयर कर रहे हो तो वी आर विथ यू, हम लोग आपके साथ हैं। हम आपको दिलाएंगे, हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे, हम आपको उस हद तक प्रिपेयर करेंगे जहां पे आपको कुछ डाउट नहीं रहेगा, हम ये चाहते हैं। ठीक है, निष्ठा कह रहे हैं व्हाट इज टैट एंड कैट? टैट होता है थेमेटिक अपर्सेप्शन टेस्ट, TAT, थेमेटिक अपर्सेप्शन टेस्ट, थीम के ऊपर कोई अपर्सेप्शन टेस्ट किया जाता है। कैट होता है चिल्ड्रन अपर्सेप्शन टेस्ट, बच्चों के लिए होता है वो अपर्सेप्शन टेस्ट, एक प्रकार का परसेप्शन टेस्ट। ठीक है, प्रकाश कह रहे हैं सर टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टिव टेक्निक, और एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। अच्छा ठीक है, प्रोजेक्टिव टेक्निक होते हैं, मैंने कहा ना इसको हम और भी डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, और भी डिटेल में पढ़ेंगे जब हम स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे। तो एक होता है वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, यानी कुछ वर्ड्स होंगे, इसको आपके साथ थीम्स दिए होंगे, आपको एसोसिएट करना है। जैसे ए बोलने से ए फॉर हमारे दिमाग में आ जाता है एप्पल, यानी यू आर एसोसिएटिंग ओनली विथ एप्पल और एरोप्लेन। आप कभी ये नहीं कहते हो कि एरोबिक्स, आप ये नहीं कह सकते हो कि एशिया, ये नहीं कहते हो, ए फॉर एप्पल ही आता है हमारे दिमाग में। तो फ्रॉम दिस वी कैन प्रोजेक्ट योर बिहेवियर, योर पर्सनैलिटी। वैसे सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है, मान लीजिए मान लीजिए, ठीक है, ये डैश लिखा है तो आप लोग एक्सप्लेन करोगे। ठीक है, समझ रहे हो बात को? तो कहीं कहीं पे ये भी हो सकता है, मान लीजिए मैंने ये लिखा B-SS, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा बताइए? कुछ कार्ड्स होंगे, देर आर इंटेलिजेंस असेसमेंट टेस्ट, यस, इंटेलिजेंस असेसमेंट है, कुछ कार्ड्स को देख करके इमेजिन करना होता है सोनाली। हाँ, इसलिए मैंने कहा इसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे पेपर्स होंगे, कार्ड्स होंगे, टाइप्स ऑफ कार्ड्स होंगे, हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। देखिए जीता कह रहे हैं यहाँ पे ओ लगेगा, बॉस होगा, क्यों? बेस नहीं हो सकता? ठीक है, ठीक है, तो ऐसे ओ या फिर ए आपके दिमाग में जो आ रहा है, इससे पता चलेगा कि आपका मेंटालिटी क्या है, आपका इंटेलिजेंस क्या है, आपका पर्सनैलिटी कैसा है। ठीक है, उसके बाद आता है टैट एंड कैट, जो मैंने कहा थीमेटिक अपर्सेप्शन टेस्ट एंड चिल्ड्रन अपर्सेप्शन टेस्ट। ठीक है, तो हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैंने कहा ना आपको कि हर एक चीज को हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, वो भी क्लियरली। जहां पे भी समझ में नहीं आया मुझे बताइए, या तो हम इसी क्लास में डिस्कस करेंगे या तो नेक्स्ट क्लास। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, रिसर्चर conducts a research on 30 students of class 9. He divides the student into two groups. He teaches one group with conventional method while a second group using interactive smart board. This type of research comes under, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। यहाँ पे बताइए, फंडामेंटल रिसर्च, एक्शन रिसर्च, मिक्स मेथड रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। आई होप आप सभी का इसमें सही आंसर आएगा, बिल्कुल गलत नहीं आएगा। बहुत अच्छे, सभी का आंसर आ चुका है, इतना आंसर आ चुका है कि नाम ले नहीं सकता, इतना जल्दी आंसर हो रहा है। देखिए किशोर,
एक बार आंसर चेक कर लीजिए यहाँ पे, ठीक है। अब जो, ओके, फाइन, ठीक है, आंसर देखते हैं इसका। सभी का आंसर आ चुका है, सो डी विल बी द राइट आंसर, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इसका सही आंसर है। आप कह रहे हो कि मिक्स्ड मेथड रिसर्च, ये आपको सिर्फ और सिर्फ डिविएट करने के लिए दिया गया था, मिक्स्ड मेथड रिसर्च। क्योंकि मिक्स्ड मेथड रिसर्च में हम क्या करेंगे, दो मेथड्स, क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव मेथड ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि कन्वेंशनल मेथड से किसी को पढ़ाएंगे और किसी को इंटरैक्टिव स्मार्ट बोर्ड से, यानी एक ग्रुप हो गया कंट्रोल ग्रुप, दूसरा हो गया एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। अब इफेक्ट देखना चाहते हैं इंटरैक्टिव स्मार्ट बोर्ड से पढ़ाने से क्या इसका इफेक्ट होने वाला है, और जहां पे कॉज इफेक्ट का स्टडी होता है वहां पे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होता है, या तो कॉजल कंपैरेटिव, और यहाँ पे प्रेजेंट स्टडी हो रहा है इसलिए ये एक्सपेरिमेंटल हो गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सैम्पलिंग दैट हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज द नॉन प्रोबेबिलिटी इक्विवेलेंट ऑफ स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग इज, मतलब जिसको हम इक्विवेलेंट टू स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग कहते हैं वो कौन सा है, स्टेज, क्लस्टर, सिस्टमैटिक, कोटा। क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए और आंसर कीजिए, गलत मत करना। वो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो कि स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग के बराबर में आता है वो कौन होता है, स्टेज सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग। ठीक है, सभी का आंसर आ चुका है, बहुत अच्छे। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, कोटा सैंपलिंग, जो कि पहले से मैंने पढ़ाते वक्त मैंने कहा था कि कोटा सैंपलिंग होता है जहां पे इट इज इक्विवेलेंट टू स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग, हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रैंडमाइजेशन, रैंडमाइजेशन का मतलब क्या होता है, ईच एलिमेंट ऑफ पॉपुलेशन हैज एन इक्वल चांस टू बी सिलेक्टेड एज सैंपल, सिलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स फ्रॉम पॉपुलेशन इज इंडिपेंडेंट, मेथड ऑफ सैंपल सिलेक्शन इज फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस, ऑल ऑफ द अबव। हाँ, ये क्वेश्चन पे मुझे मिक्स्ड आंसर्स आ रहे हैं, यहीं पे आप लोगों का गलती होता है। क्वेश्चन इतना जल्दी पढ़ते हो और इतना कॉन्फिडेंट हो जाते हो कि गलत आंसर कर लेते हो। आराम से क्वेश्चन पढ़ो और ऑप्शंस पढ़ो, फिर आपका आंसर अपने आप आ जाएगा। देखिए कुछ लोग तो ए आंसर ऑलरेडी कर चुके हैं। जल्दबाजी में आंसर मत कीजिएगा, क्योंकि कभी कभी लगता है बहुत इजी आंसर है इसलिए हम इसे छोड़ देते हैं, इसलिए हम इसे जल्दी से आंसर कर लेते हैं और गलती हो जाता है जिसको हम दोहरा नहीं सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इक्वल चांस नहीं होता है, दे आर इंडिपेंडेंट एंड यहाँ पे कोई पर्सनल बायस नहीं होता है। रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली बिफोर आंसरिंग, ठीक है। ईशानी, सोनाली, जो लोग भी आंसर कर चुके हैं वो चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च मेथड्स इज कॉमनली एसोसिएटेड विद द पोस्ट पॉजिटिविस्टिक रिसर्च अप्रोच। कोई बात नहीं सोनाली, डोंट बी सॉरी। हम ये कह रहे हैं कि आप गलती ना करें, यहाँ पे किया ठीक है, वहां पे नहीं कर रहे हो तो सही है, ठीक है। किस इसमें से कौन सा कॉमनली एसोसिएटेड नहीं होता है इसके साथ, पोस्ट पॉजिटिविस्ट रिसर्च के साथ, क्रॉस सेक्शनल स्टडी, लॉन्गिट्यूडनल स्टडी, फेनोलॉजिकल स्टडी और केस स्टडी। कौन है बताइए, देखते हैं यहाँ पे पता चलेगा कौन कैसे आंसर कर रहा है। बहुत अच्छे, प्रकाश, सलीजा। पोस्ट पॉजिटिविस्ट कह रहा है, पॉजिटिविस्टिक पोस्ट पॉजिटिविस्ट रिसर्च आपको पता ही है ना, ठीक है। जो डायरेक्टली स्टडी करते हैं टू द कंटेंट मैटर, टू द सोसाइटी, टू द रियलिस्टिक स्टडी जो करते हैं इसको हम कहते हैं पोस्ट पॉजिटिविस्टिक। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, चलिए सभी का आंसर आ चुका है, वेरी गुड। यहाँ पे आंसर सी हो जाएगा, फेनोमेनोलॉजिकल। फेनोमेनोलॉजी क्या करता है, किसी एक फेनोमेनो को रियलिटी में स्टडी करता है, किसी एक सिचुएशन को रियल में स्टडी करता है। हमने ऑलरेडी स्टडी को ऑलरेडी पढ़ा है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज नॉट इन्वॉल्व इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में इनमें से क्या नहीं होता है, कंट्रोलिंग, रेफरेंस कलेक्शन, ऑब्जर्वेशन, मैनिपुलेशन। क्या नहीं होता है बताइए। वेरी गुड सोनाली, जीता। ओके, इतना सारा आंसर आ चुका है तो मैं नाम ही नहीं ले पा रहा हूँ, इतना सारा आंसर आ रहा है। कोई बात नहीं, सभी का सही आंसर आ चुका है, वेरी गुड वेरी गुड। किशोर, चेक योर आंसर अगेन। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में क्या नहीं होता है, आप सभी को पता है, एक्सपेरिमेंटल में कंट्रोलिंग होता है, ऑब्जर्वेशन होता है एक्सपेरिमेंट में, मैनिपुलेशन भी होता है, लेकिन रेफरेंस कलेक्शन नहीं होता है, ठीक है। रेफरेंस कलेक्शन नहीं होता है इसमें, ठीक है। वेरी गुड वेरी गुड। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छा लगा होगा और आप लोगों का सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। सो अगर कुछ डाउट्स होगा तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे, इट इज ऑलरेडी रेडी। सो चलिए आज का क्लास खत्म करते हैं। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग।